ओके, और बच्चे लोग आ गए हो, धीरे धीरे आ जाओ सबके सब। आज भी कुछ एक बढ़िया बेहतरीन आप लोग को मिलने वाला, वो बेहतरीन क्या अभी आपको पता चलेगा। तो पहले मैं अपने प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं रास्ता स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पर। आशा है जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में से व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लाया हूं एक बहुत सा बेहतरीन, देखो यार ये चैप्टर बेहतरीन तो है ही है, लेकिन मैं जानता हूं इसमें बच्चों की बैंड बज जाती है। लाइक इसकी खास करके हमारे समीकरण, इसमें तो बच्चे यार समझ नहीं आता मैं कैसे समीकरण को सॉल्व करूंगा, कैसे मेरे साथ होगा, भाई मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा समीकरण के लिए परेशान रहता है, उसको समझ भी नहीं आता एक्चुअल में कैसे रिएक्शंस होती हैं, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कैसे हो रही है, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इन चीजों को लेकर वो बच्चा परेशान रहता है। तो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं फिर से पूरा का पूरा चैप्टर एक क्लास में खत्म करने वाला हूं। और आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, पहले इस बात को भी देख लो क्या कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक। उसके बाद रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी समझे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है रासायनिक समीकरण की, या क्या काम होता है इसका। फिर उसके बाद समीकरण को संतुलित करना। भाई समीकरण तो हमें मिल गया, इसको हम लोग संतुलित क्यों करते हैं, क्या समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, नहीं करेंगे तो क्या घाटा होगा, और करेंगे तो क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी देखेंगे। यानी समीकरण के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसको संतुलित करना सीखेंगे, कैसे एक समीकरण संतुलित की जाती है। डन। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार, हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है एवं उसके प्रकार। यानी एक बात जान लेना, आपने जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े हो, सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया को एकदम मस्त तरीके से, और एक बात समीकरण संतुलित करने की जितने भी, भैया मैं लगभग कई सारे लाया हूं, जिसे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। एक दो न लाया हूं, मतलब लाया हूं, ताकि बात है ना कि लाइक हम जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब ज्यादा क्वेश्चंस को लगा लेते हैं ना, तो हमारा उस फील्ड में एकदम से ना मजबूती हो जाती है। हमारे बढ़िया कहते हैं ना एकदम से बाहुबली हो जाएंगे उस फील्ड में। तो बस वही केस होगा कि आप लोग इस फील्ड में एकदम से बाहुबली हो जाओगे। समीकरण संतुलित करना एकदम हलवा लगेगा। उसके बाद संचारण और विकृत गणिता, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, छोटा सा है टॉपिक छोटा सा, लेकिन बेहतरीन टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। अब जैसे आप लोग के जो खाना पीना होते हैं, आप लोग ये जो खाना पीना खाते हो, चिप्स वगैरह वगैरह, ये रात को रखने बाद ये खराब क्यों हो जाता है, इसमें क्या ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से खराब हो जाता है। जैसे सब्जी बनी है, रात में सब्जी खराब हो गई, रात में नहीं मतलब फ्रिज में रख दोगे तो बच जाएगी, बट बाहर रख दो गर्मी के समय में तो खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसमें महक क्यों आने लगती है, और साथ में ये जो भैया हमारा ये संक्षारण होता है, ये क्या होता है, तमाम चीजों हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम बात करने वाले हैं ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। देखो अब रासायनिक प्रतिक्रिया क्या, सिंपल में यार हम अपने आसपास दो प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, मतलब बदलाव तो हो रहा है लेकिन दो प्रकार का बदलाव देखते हैं। एक बदलाव ऐसा होता है जो भौतिक परिवर्तन होता है, लाइक उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता, वो फिर से हम उसको पा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो हो जाने के बाद वापस नहीं पा सकते। जैसे एक सिंपल में बता दे रहा हूं कि जैसे अगर आपके पास दूध है, क्या है, दूध को भैया हल्का नींबू डाल करके, या दूध अगर दही बन गया है, परिवर्तन हुआ ना, अगर दूध दही बन गया है तो वापस फिर से दूध नहीं बनता। लेकिन अगर बात करते हैं कि हमारी जो प्लास्टिक थी, या आपके घर का भैया कांच का गिलास था, वो टूट गया, क्या कांच का गिलास टूटने के बाद क्या कांच नहीं रह गया, क्या कांच दूसरा बन गया, क्या नहीं बना ना, कांच ही रह गया ना। एग्जैक्टली ये तमाम प्रकार के आस पास हमारे परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तन को समझेंगे, और यहां पर क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है या नहीं होती है, इस बारे में समझेंगे। क्या ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है या नहीं है। मैंने कहता है
हम एक एक चीज को बेस से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे और पूरी क्लास को एकदम मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को भैया सबके सब यार लाइक कर देना, जितने बच्चे एक बार सभी के सब वीडियो लाइक कर दो, फिर हम लोग इस क्लास जानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहता है? दैनिक जीवन, भाई हमारा ये जो भी हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब ये सब हमारी क्या है? दैनिक प्रक्रियाएं कर रहा है। दैनिक जीवन में हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। बिल्कुल, हमारा ये जो जीवन जो चल रहा है, इसमें आसपास क्या है? बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, तमाम प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। डेफिनेटली इतना तो तुम लोगों को पता है कि भैया कुछ ना कुछ तो बदलाव होता ही रहता है। अब कह रहा है जैसे बर्फ पिघलने से जल का बनना, ये तो आप लोग डेली देखते होंगे, खास करके स्कूल में। भैया मैं बताता हूँ, अपने समय में क्या होता कि भैया कोई, हम लोग जब स्कूल में थे 6th-7th में, उसमें ज्यादा फ्रिज नहीं हुआ करती थी, तो कुछ बच्चों के जो फ्रिज होती थी वो बर्फ को जमा के लाता था और अपने आप को हंसा बनता था, मैं बर्फ का पानी लाया, बर्फ का पानी लाया। हम लोग भी सोचते थे भाई बर्फ का पानी लाया, भाई क्या ही बात है। तो वही, अब बर्फ का पिघल करके भैया क्या बन जाना? जल का बनना। तो ये क्या कोई परिवर्तन है? ये भी कोई परिवर्तन हुआ। जल से भाप का बनना, हमारे पास जल है, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाना। बल्ब और मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, ये तमाम प्रकार के परिवर्तन हम लोग इसको देखते रहते हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं। तो इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, इसमें से क्या चीजों में बदलाव आ रहा है, इन सब को हम लोग ढंग से देखने वाले हैं। अब देखो कह रहा है इसमें से कुछ परिवर्तन तो स्थायी होते हैं और कुछ परिवर्तनों के बाद पुनः पूर्वावस्था में आ जाते हैं। कह रहा कुछ तो स्थायी होती हैं, मतलब कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हो गया तो हो गया, हम वापस नहीं आएंगे। मतलब अगर परिवर्तन हुआ है तो फिर बेटा वो सही नहीं होगा, यानी वो परिवर्तन हो गया है तो परिवर्तन हो गया है, उसमें अब वो चीज को हम वापस नहीं पा सकते। जैसे आपने एक कागज को या आपने अपनी मैथ को बुक को जला दिया, साइंस की बुक को जला दिया क्योंकि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या अब वो आपको बुक दोबारा मिलेगी? आपको गुस्सा लगी, यार मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं आज आग लगा दूंगा इस किताब में, तुमने आग लगा दी, क्या वो किताब दोबारा तुम्हें मिलेगी? हाँ, बाजार में जाके मिल जाएगी, लेकिन किताब क्या हो गई? जल के राख बन गई है। वो एक स्थायी परिवर्तन हो चुका है जो अब कभी दोबारा प्राप्त नहीं होगा। बात क्लियर? तो कह रहा है इनमें से कुछ स्थायी परिवर्तन है और कुछ परिवर्तनों के बाद पुनः पूर्वावस्था में ला सकते हैं। जैसे आपने क्या किया? गुस्से में आए, पेज को फाड़ा, फाड़ने के बाद धै के मोड़ दिया। समझ रहे ना बेटा? जैसे आपका गुस्सा आई, तुमने कहा ये फाड़े और धै के मोड़ दिए, धर के मोड़ दिए पेज को। क्या पेज को सीधा नहीं कर सकते हैं? पेज को हमने फाड़ डाला, क्या तुमने देखा कि फाड़ दिए, तो क्या फाड़ के जोड़ा नहीं जा सकता? एग्जैक्टली तो भैया अगर हमें उसको दोबारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा में फिर से वो मिल सकता है, तो ऐसा जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है बेटा? अस्थायी परिवर्तन होता है। आगे हम और भी देखने वाले हैं। कह रहा है अर्थात किसी परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था में भौतिक परिवर्तन लाता है, और किसी परिवर्तन में एकदम नया पदार्थ बन जाए, कुछ भी एकदम से नया बन जाए, उससे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अभी हम लोग सेपरेट इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। आप इसको देख पा रहे होगे, जैसे ये लकड़ी थी, ये क्या थी? लकड़ी। अगर हम लकड़ी को काट रहे हैं, तो ये कैसा परिवर्तन कहलाएगा बेटा? भौतिक परिवर्तन। पहले गट्ठा था, लकड़ी का गट्ठा था तो भी लकड़ी था, हमने इसको काट दिया, क्या ये कुछ और बन गया? तुम बेटा एक बात, अगर मेरी क्लास में हो तो तुरंत सबके सब जवाब भी देते रहो, हाँ ये नो ऐसे। तो अगर कैसे, जैसे हमारे ये लकड़ी का गट्ठा है, तो पहले भी लकड़ी था, हमने चीर दिया, काट डाला, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, क्या वो लकड़ी नहीं रहेगा? अभी भी लकड़ी है ना। यानी इसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बना, लेकिन इसी लकड़ी को हमने जला दी। क्या कर दिया? इसी लकड़ी को हमने जला दिया। जलाने के बाद हमें क्या मिलेगी? राख मिलेगी। क्या मिलेगी? राख। तो क्या हुआ? अब क्या हमें लकड़ी मिलेगी? हम क्या कहेंगे? क्या लकड़ी अब रह गया? नहीं रह गया ना। अब क्या रह गया बेटा? अब क्या मिल गया? हमें एक नया पदार्थ मिल गया, राख। तो ये परिवर्तन हमारा क्या कहलाएगा बेटा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। एक प्यारी सी डिफिनेशन यहां पर भी लिखी है कि वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं,
क्या कर रहा है? वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदले, मतलब बाहरी रूप से भौतिक गुण बदले, तो और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नई चीज का निर्माण ना हो, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब यहां पर इस भालू को मत देखो, यहां पर देखो कि जैसे ये बर्फ है, बर्फ क्या बेटा? पिघल के पानी बन जाता है। अब जब ये फिर ठंड पड़ेगी तो यही पानी फिर बर्फ में बदल जाएगा। तो ये कैसा परिवर्तन था बेटा? बहुत ही परिवर्तन था। ये साथ में उत्क्रमणीय होता। कैसा बेटा? उत्क्रमणीय होता है, यानी अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है, वो जो बदलाव हुआ उस बदलाव से पुनः उसको पा सकते हैं। अगर जैसे बर्फ था, बर्फ से अगर पानी बन गया है, जल बन गया है, तो पानी को ठंडा करके हम फिर से तो बर्फ बना सकते हैं। तो इसी को कहते हैं बेटा उत्क्रमणीय है। ये क्या है बेटा? उत्क्रमणीय होता है, यानी हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, स्वागत है बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ बेटा। ये जो बच्चे, एक बार कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर इसको तो मैं पढ़ चुका हूं। बेटा ये रिवीजन मान लो। क्लास एक शब्द को कहते हैं ना, 4 किताब को 4 बार पढ़ने से अच्छा है 1 किताब को 4 बार पढ़ लो। अगर इसी को तुम 4 बार पढ़ ले तो बेटा एक बात जान लो कि ये चीज एकदम से तैयार हो जाएगी। तो इस बात को एकदम से माइंड में रख लो कि मुझको एकदम से इसको तैयार करना है। अगर तुमको एकदम से इसको तैयार करना पड़े तो फिर बेटा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ये ना सोचो कि इसको मैं एक बार पढ़ चुका हूं, इसको ये मत सोचे चलना बेटा। इसको जितनी बार हो ना, एक ही टॉपिक को बार बार जब पढ़ोगी तो वो चीज याद होगी। अब जैसे कॉपी में कुछ लिखे हो तो उसको बार बार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कि ये बार पढ़ लिए कि आप तो मुझे नहीं पढ़ना। बेटा ऐसा नहीं होता है, तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो, ये जितने भी कांच का टूटना, या फिर टॉफी, कई सारी टॉफियों को मिला देना, या फिर कागज को फाड़ देना, कागज को मोड़ना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का काटना, बाल का काटना, और भैया ड्राई आइस का सब्लिमेशन, भैया पानी का उबालना, अंडे का टूटना। बेटा अंडे का टूटना ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अंडे का आमलेट बन जाना, अंडे का आमलेट बन जाना यह रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या हो बेटा? अंडे का टूटना भौतिक परिवर्तन होता है। अभी मत करना सर दोबारा अंडा, अरे बिल्कुल हम जोड़ जाड़ के फिर से बना सकते हैं, फिर से मुझसे कर देंगे ऐसा। लेकिन जब आमलेट बन जाएगा, आमलेट बनने के बाद क्या दोबारा उसको पा सकते हो? नहीं पा सकते। तो बेटा याद रखना, अंडे का टूटना जो है ये भौतिक परिवर्तन होता है, और ऑमलेट बन जाना वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यहां पर देखो बेटा, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल रूप से एक नए पदार्थ में बदल जाता है। जो पदार्थ था वो पदार्थ रह ही नहीं जाता। सपोज दैट अगर मुझे कोई जिंदा इसी आग में जला देगा तो क्या मैं जो हूं वो रह जाऊंगा? या फिर मेरी ये टी शर्ट है, या मेरा ये जो पेन है, या वॉच है, इस अग्नि कुंड में अगर मैं डाल दूं, मतलब अग्नि कुंड जैसा लगे ना, इसमें अगर मैं इसको जला दूं तो क्या ये वॉच रह जाएगी? क्या ये जो हमारा पेन है क्या पेन जैसा रह जाएगा? नहीं, कुछ नया पदार्थ बन जाएगा, नए पदार्थ में बदल जाता है। अर्थात पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, कि जैसे उसमें केमिकल रचना थी अब नहीं रहेगी, अब बदल चुका है, उसमें कई सारे केमिकल चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसा परिवर्तन बेटा हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और एक बात ये अनुत्क्रमणीय होता है, साथ में स्थायी। अगर इसमें बदलाव हो गया, दूध से दही बन गया, या दूध फट के भैया क्या बन गया? दूध फट गया, नींबू डाल दो दूध फट जाता है या दही बन जाता है, कुछ भी हो गया, बेटा उससे हम फिर से दूध नहीं पा सकते। ये भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या पा सकते हो? दही बनने के बाद अगर तुम दूध पा गए तो भैया जान लेना क्या तुम तो यार इतिहास रख दोगे, एकदम हिस्ट्री क्रिएटर बन जाओगे। तो ऐसा हो नहीं सकता। ओके, अब आ गया, ये जितने परिवर्तन दे रहे हो, अगर कोई फल सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये बेकिंग केक बना रही हैं, लोहे में जंग लगना, बैटरी का यूज होना, हमारा पाचन होना यानी डाइजेशन का होना, दूध का खट्टा हो जाना, पटाखे का जलना, आमलेट बनना, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होना, ये जितने हैं ना, ये सबके सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात, कि अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये अभिक्रिया हमें ओपनली दिखाई नहीं देगी।
जैसे सपोज अगर बात कर रहा हूं, यहां पर आग जल रही है, तो आग जलने में एक हमारी रिएक्शन हो रही है, एक अभिक्रिया हो रही है। अब छोटा सा एग्जांपल देखो, छोटा सा एग्जांपल देखो कि अगर आपके पास एक मोमबत्ती है, क्या बेटा, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, और जैसे इस मोमबत्ती को हम क्या करेंगे, इस भैया एक गिलास से ढक देते हैं, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हो। मोमबत्ती जल रही थी, आपने उसमें क्या किया, एक गिलास उल्टा करके रख दिया कांच की, तो क्या मोमबत्ती जलती हुई नजर आएगी? क्या मोमबत्ती जलेगी? नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा? अगर मोमबत्ती को जलते रहना है तो बेटा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये मोमबत्ती नहीं जलेगी। यानी आग जलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। यानी याद रखना, इन सभी में कहीं ना कहीं एक अभिक्रिया हो रही है, एक कोई रिएक्शंस हो रही है, तभी ये घटनाएं घट रही हैं। यानी जितने भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे होंगे, भौतिक परिवर्तन में कभी भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्या अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इतना तो डन है कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये रासायनिक समीकरण क्या होती है। चलिए देखते हैं बेटा, ये इन दोनों में एक अंतर है। मैं इसलिए इसको लाया हूं कि कभी कभी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में इसको पूछ लेता है। तो बेटा मैंने क्या कि हमें आपको ये वन शॉट दिया जा रहा है, वन शॉट में ये नहीं चाह रहा हूं कि आपको कुछ भी मिस हो। तो बेटा इसको याद करना, जो मैंने अभी समझाया है टोटल ये यहीं पर लिखा हुआ है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो मैंने अभी तक समझाया, ये उसका एक तरह से अंतर है। इसको ये देख लेना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, शायद ये आपके एग्जाम में काम आएगा, इससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। आगे देखो, अब आता है बेटा रासायनिक समीकरण। कहता है रासायनिक समीकरण। बेटा यहीं से तुम लोग की बैंड बजने लगती है कि एक्चुअल में कोई रासायनिक समीकरण हमको समझ में नहीं आता है। ये बेटा रवि कुमार बाय सबको, बेटा बाय नहीं, पढ़ ले भाई। डेली मौका नहीं मिलता कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म, पढ़ लो अच्छे से मन लगा करके। बेटा देखो, कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, सिंपल में मैं एक बात बता रहा हूं, एक लाइक ऐसे बोले कि आग जलना, क्या है, आग जल रही है, आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। किसकी? ऑक्सीजन। इनसे करके अभिक्रिया में क्या निर्माण हुआ? क्या निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका निर्माण हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस हमारा राख का। क्या? राख का। क्या हम अगर ऐसे रिएक्शन से लिखने लगे कि ऐसे रिएक्शन हुई कि पहले आग जली, फिर ऑक्सीजन की वजह से जली, और ऑक्सीजन की वजह से बनने में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना और राख बनी। अगर हमने ऐसे रिएक्शन से लिखे बेटा, तो जान लो कि भैया तुम्हारी किताब जो इतनी मोटी हो इतनी मोटी हो जाएगी, क्योंकि भाई बहुत बड़ी रिएक्शंस हैं। तुम्हारे किताब में रिएक्शंस कम दिए हैं, लेकिन जब आगे क्लास 11 12 में जाओगे तो वहां तो रिएक्शंस इतनी भरी पड़ी हैं, तब कैसे करोगे? उनका नाम भाई इतने बड़े बड़े होते हैं, तब कैसे हैंडल करोगे? तो एग्जैक्टली वो सब कुछ आसान हो सके, यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम आसान तरीके से लिख सकें, उसकी जो शॉर्ट विधि है वह है रासायनिक समीकरण। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको हम एक आसान तरीके से लिख सकें, तो उसी के लिए एक रासायनिक समीकरण की इस विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब इस विधि में क्या होगा, रासायनिक समीकरण में क्या करेंगे कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको हम लोग रासायनिक सूत्रों, परमाणुओं या अणुओं का इस्तेमाल करके यहां पर यूज करेंगे। तो वही कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, मतलब ये हमारे पास देखो, आप देख पाते यौगिक का इस्तेमाल किए, उनके रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल किए, हम भाई जितने भी थे उनके तत्वों का इस्तेमाल किए, तत्वों के जो फॉर्मूले होते हैं उनको इस्तेमाल किए। अगर यहीं पर हम सबका नाम लिखे तो समझ, आप लोग देखते होंगे कि जब नाम लिखा होता है तो कितना बड़ा बड़ा हो जाता है। ये तो छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। जब बड़ी बड़ी रिएक्शंस, आपने क्लास 11 12 की बुक तो देखे होंगे भैया भैया की, तो वहां पे देखोगे अरे बाप रे इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस कैसे होगा, तो वहां पर भी आपकी दिक्कत ही आएगी। आओ देखते हैं। तो बेटा ये हमारी क्या बेटा एक प्यारी सी छोटी सी रिएक्शन है। इसमें इस रिएक्शन भैया ये हमारी क्या बेटा, जो भी एक अभिक्रिया हुई है उसको हमें क्या किया है, रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया। इस रासायनिक सूत्र में कुछ हमारे अभिकारक होते हैं, कुछ हमारे उत्पाद होता है, और एक और चीज होता है जिससे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। वो क्या है बेटा? उसे क्या कहते हैं बेटा?
आओ देख लो पहले रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसे हम रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादक के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। कह रहा है अगर कोई रासायनिक समीकरण हम लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, हम उसे तत्वों के प्रतीक के रूप में लिखेंगे, तत्वों के प्रतीक इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ में बेटा ये देखो रासायनिक समय, देखो आप लोग क्या है कि टॉपर बच्चा 100 में 100 पाता है, साइंस में भी 100 में 100 पा जाता है। क्यों पाता है, कभी ये सोचे हो? आप भी एक समीकरण को पूरा लिख कर आओ, लेकिन ये टॉपर लिख के आता है तो उसमें अंतर क्या होता है? वो अंतर ये होता है कि जब वो समीकरण लिखता है ना तो समीकरण में एक बात को नोटिस करता है जो आप लोग उस चीज को यहां पे मेंशन नहीं करते। वो क्या है, ध्यान देना कि अगर हम रासायनिक समीकरण को या प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो भी अभिकारक या उत्पाद को लिया गया है वो उसको जो लिखते समय ना उसकी भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। मतलब अगर कोई अभिकारक क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, लाइक जैसे ये हमारी क्या है, रिएक्शन है बेटा। इस रिएक्शन में जो भाग ले रहे हैं लाइक Fe2O3 और एल्यूमिनियम, ये जो हमारे अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक कहते हैं। ये जो बना है इससे हम क्या कहेंगे बेटा, उत्पाद कहेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भैया भाग लेता है उससे हम अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उससे हम क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद। तो याद ध्यान देख लो, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, यानी इस तीर के इधर वाले जो भी होंगे वो सबके सब क्या होंगे बेटा, अभिकारक होंगे, और इस साइड वाले एरो की इस साइड वाले जो भी होंगे वो सबके सब क्या होंगे बेटा, उत्पाद। यानी ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। बात क्लियर बेटा? कुछ बच्चे कह रहे भाई बेटा देखो यार मैं ज्यादा मुझे कहना नहीं आता, मेरे जितने प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो। अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं, कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो उसको पूरा मन लगा कर पढ़ो। इतना जान लो कि अगर तुम बोर्ड एग्जाम में अगर मेरी क्लासेस बराबर देखते हो ना तो यार साइंस में तुम्हें लग रहा हो कि मैं 100 नहीं ला सकता हूं, तो बेटा ये बात गलत है, तुम ला कर दिखाओगे। और बच्चे ने लाए हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी बच्चे हो ना उससे पूछ करके देखना कितने बेहतरीन रिजल्ट आए। आगे आओ। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रासायनिक समीकरण के भैया चरणबद्ध यानी संतुलनकरण की हिट एंड ट्रायल विधि। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जान लो, हिट एंड ट्रायल विधि होता क्या है? हम लोग इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये हिट एंड ट्रायल विधि क्या है। बेटा हिट एंड ट्रायल विधि एक ऐसी विधि है जो कि सिंपल वाले बोले थे ना, अनुमान विधि। क्या बोले तो इसे, ये है बेटा एक अनुमान विधि। क्या बेटा, ये है एक हमारी अनुमान विधि। हिट एंड ट्रायल में क्या करते हैं ना, हिट एंड ट्रायल मतलब कि बस अनुमान लगाओ और कर जाओ। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अनुमान से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल विधि को अपनाने वाले हैं। लेकिन एग्जैक्टली हिट एंड ट्रायल होता क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि होती क्या है, इसको समझेंगे। पहले देखो बेटा ये पूरा हमारा क्या है, इसका पूरा चरणबद्ध तरीका है। क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन दी हुई हो, कोई रिएक्शन से अगर दी हुई है तो हम क्या करेंगे, आज मैं हिट एंड ट्रायल विधि तो आपको बताऊंगा, साथ में एक और विधि लेकर चलेंगे। क्या करेंगे, एक और विधि लेकर चलेंगे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल विधि हर जगह काम नहीं आती। ध्यान से सुन लो, हिट एंड ट्रायल विधि हर जगह काम नहीं आती। बिल्कुल हाँ बेटा, ये अनुमान विधि होता है। ये क्या बेटा जो हम लोग अभी लगाने वाले हैं ये क्या है, अनुमान विधि होता है। जैसे सिंपल में लाइक हम लोग देखते हैं ना, ये ऑक्सीजन है और फिर हमारे पास ये हाइड्रोजन है। क्या एक सेकंड देखो मैं बताता हूं, तुम लोग समझ जाओगे कि अनुमान विधि कैसे है। लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, ये बना रहे हैं क्या बेटा, हमारा H2O। क्या बना रहे हैं, H2O। बेटा यहां पे हमने देखा कि 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब हमने देखा तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को विचार कर दिया। बेटा यही विधि ही क्या है बेटा, हमारी हिट एंड ट्रायल विधि है। इसी विधि को क्या कहते हैं बेटा, अनुमान विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
अनुमान विधि। यहां पर हमने क्या लगाया, अनुमान लगाया कि अगर ऐसे कर देंगे तो ये हमारी रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी। तो बेटा यहां पर भी हम लोग अनुमान लगा के करेंगे। तो पहले इसमें सिंपल में होता क्या, पूरे इस प्रोसेस को देखो कि कभी कभी क्या है कि पूछ लेता कि भाई रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध संतुलन करना या फिर हिट एंड ट्रायल विधि की चरणबद्ध तरीके से पूरी विधि लिख कर दिखाएं, तब आपको कैसे लिखना है। तो पहले लिखना कि रासायनिक समीकरण लिख करके प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना दीजिए। क्या जितना भी लिखा हुआ है उनके चारों तरफ आपको क्या करना बेटा, एक एक बॉक्स बना देना। कुछ नहीं, सिंपल में आप जितने भी समीकरण दिया हुआ है ये हिट एंड ट्रायल विधि तब अपनाना जब इस पूरी विधि को पूछ ले कि इस विधि से आपको करके दिखाना है, तब आप क्या करेंगे, जो कुछ विधिया है उसको एक के सेपरेट सेपरेट बॉक्स में क्या कर देना, हमें बंद कर देना। ठीक है, बंद कर दिए। इसके बाद फिर क्या करता है, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। मतलब लाइक यहां पे 2 लिखा है, यहां पर तुम 2 कर दो, या यहां पे देखिए भैया यहां पे 2 था, यहां पे 2 बराबर, यहां पे ऑक्सीजन 4 था, तुमने यहां पे 4 से मल्टीप्लाई इसको 4 कर दिया। नहीं बेटा, ये हमें नहीं करना है। यानी बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है उसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये पहला हिट एंड ट्रायल विधि कहता है कि अगर कोई चीज बॉक्स के अंदर है तो बॉक्स के अंदर कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। ये क्या कौन कहता है, हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि के अनुसार कि बॉक्स के अंदर हमें कोई बदलाव नहीं करना। नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट आगे कहता है कि चरण 2 में समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। क्या करना है आपको, एक सारणी बनानी है। उस सारणी में क्या करना है कि अभिकारक साइड और उत्पाद साइड, यानी एरो के इधर और एरो के इधर जितने भी चीजें हैं, लाइक हमारे यहां पर देख पा सकते हो कि जितनी भी चीजें हैं उन सभी को हमें इधर लिख देना है। और उसमें लाइक देख पा रहे होगे कि Fe हमारा कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। इधर Fe कितना है हमारा 3 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। यही चीज को यहां पर मेंशन करना है कि लाइक Fe इधर कितना था, 1 था, हाइड्रोजन कितना था 2 था, और ऑक्सीजन कितना था बेटा, 1 था। भाई Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, यही है। हाँ, अब देखो Fe इधर कितना है, अभिकारक साइड 1 है, हाइड्रोजन कितना बेटा 2 है, ऑक्सीजन कितना बेटा 1 है, बराबर उत्पाद साइड में आओ। Fe कितना बेटा, Fe यहां पर कितना, इधर 3 है, हाइड्रोजन कितना बेटा 2 है, ऑक्सीजन कितना बेटा 4 है। हम ये सारणी तब बनाएंगे बेटा जब ये पूरा पूछ ले, चरणबद्ध तरीके से करना है। अभी मैं एकदम से आसान तरीका भी बताऊंगा। फिर इसके बाद बेटा क्या करना है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व के अभिकारक या उत्पाद के साथ उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। अभी क्या करना है, जब समीकरण को संतुलित करेंगे कि सबसे अधिक परमाणु वाले अभिकारक में देखो या फिर उत्पाद में देखो, हमने देखा कि उत्पाद साइड में ऑक्सीजन कितना था बेटा 4 था, यानी सबसे ज्यादा क्या था, ऑक्सीजन था। हमने इस 4 को उठाया और भैया इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन 4 थे, इस 4 ऑक्सीजन को, ये 4 को तो इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा यहां पे क्या है, थोड़ा बॉक्स के अंदर हो गया है, ये कहां मल्टीप्लाई होगा, बॉक्स के बाहर। हमने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन को कितना कर दिया 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन इधर भी थे। मैं अभी विधि के अनुसार बता रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में ऐसे कैसे सॉल्व करना है। इसको अभी विधि के रूप में देखते जाओ बेटा, विधि के रूप में देखो, परेशान हो। अभी हम लोग इसको और अच्छे से बताएंगे। तो बेटा ये क्या है, हमने क्या किया, इधर 4 ऑक्सीजन थे तो हमने इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे देखा। फिर इसके बाद देखे कि Fe हमारा कितना था बेटा, Fe कितना था बेटा, Fe हमारा कितना था 3, तो हमने क्या कर दिया बेटा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा ये बॉक्स के अंदर हो गया है, बेटा ये बॉक्स के बाहर होगा, क्योंकि हम लोग बॉक्स के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। यहां पर हमने क्या हुआ कि देखो ये 4 ऑक्सीजन था, हमने बेटा क्या कर दिया, यहां पर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे ही हम इससे 4 से मल्टीप्लाई किए तो बेटा अगर ऑक्सीजन 4 हुआ है तो हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई। हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई बेटा
8 हो गई, तो 4 दूनी 8 हमारे यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए। तो ये पूरी बेटा प्रोसेस होता है। अब इसी चीज को हम लोग, ये विधि हमारी क्या कहलाती है बेटा, हिट एंड ट्रायल विधि। अब इसको हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, लगाएंगे हिट एंड ट्रायल विधि। क्या लगाएंगे बेटा, हिट एंड ट्रायल विधि ही होगा, लेकिन एकदम आसान तरीका होगा। वहां पर क्या था कि पूरी प्रोसेस लिखी थी, पूरा तरीका लिखा था। अब हम उस तरीकों को नहीं लिखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे ही जैसे हम लोग यहां पे सॉल्व किए हैं, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। कहां करना है बेटा, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोग को, जैसे यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। अब आओ ध्यान दो, आओ देखो, हम देख पा रहे हैं, हमने उधर पढ़ के आया कि जो ज्यादा परमाणु वाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर ऑक्सीजन कितना बेटा, ऑक्सीजन कितना है, 2 है कि नहीं। हिट एंड ट्रायल विधि लगा रहे बेटा, कोई और विधि नहीं है। परेशान न होना कि सर ये कौन सी विधि आ गई, क्योंकि सिंपल तरीका रहेगा ना। यहां पर ऑक्सीजन कितना बेटा, 2 है। कितना बेटा, 2। इधर कितना बेटा ऑक्सीजन, भाई देखो यहां पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो बेटा अब यहां 2 है, तो यहां पे 2 मत करके देना। हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन तो बट जस्ट यहां पर अगर 2 ऑक्सीजन है तो हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए, यार ऑक्सीजन 2 इधर था तो ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया। लेकिन एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूं कि अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4, कितना हो गया हाइड्रोजन, अब 4 हो गया है। यानी इधर तो हाइड्रोजन 2 है, यानी अब इसको भी हमें 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बराबर नहीं हो जाएगा, बराबर हो गया। हाइड्रोजन अब इधर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। अब इधर आओ, हाइड्रोजन इधर कितना बेटा, 4 है। ऑक्सीजन इधर बेटा 2 है, बस बराबर हो गया। ये हमारी सिंपल तरीका, यही बेटा हिट एंड ट्रायल विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि। परेशान न होना। आगे इसमें देखो बेटा, तुम लोग केमिकल रिएक्शन अगर आ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन टाइप कर दिया करो संतुलित करके। ऐसा नहीं है कि मेरे वेट करते हो, और अगर तुम्हें पता चलता जाए जैसे जैसे बोल दो, हाँ सर यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ पे इससे करेंगे। आगे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना बेटा, 2 है। इधर नाइट्रोजन कितना, 1। ऑक्सीजन कितना बेटा, 2। तो बेटा यहां पर नाइट्रोजन 2, यहां पर 1। भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसने कहा भाई ऐसे कैसे, अब जैसे 1 किलो चीनी लिए हुए हो, 1 किलो खोआ लिए हो, तो मिठाई भी तो 2 किलो बननी चाहिए ना। मिठाई कितनी बननी चाहिए, 2 किलो। तो यहां पर तो भाई लोचा हो रहा है, यहां पर नाइट्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन मिठाई हमारी 1-1 किलो के हिसाब से बन रही, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने क्या किया, इधर जो नाइट्रोजन 2 था, हमने इधर भी नाइट्रोजन को 2 करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, आप देख पा रहे हो कि यहां पे नाइट्रोजन भी 2 हो गया, साथ में ऑक्सीजन भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि 2 से यहां से हम देखेंगे तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। नाइट्रोजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गई। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्या हमारी रिएक्शन है, हम यहां पे देख पा रहे थे कि Fe2O3, यहां पर बेचारा अकेला एल्यूमिनियम, यहां पर Al2O3, यहां पर बेचारा अकेला आयरन। अब ये बात देख, हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छी इसलिए नहीं लगी कि यार Fe यहां पर 2 है, यहां पर Fe कितना है बेटा, 1 है। यहां पर एल्यूमिनियम 1 है, यहां पर एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना बेटा, वही अपना हिट एंड ट्रायल अनुमान विधि लगाओ। अनुमान, इधर एल्यूमिनियम 1 है तो इधर एल्यूमिनियम 2 कैसे हो सकता है। हमें इधर भी एल्यूमिनियम को कितना करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम को कितना करना पड़ेगा, जोर से बोलो भैया। अब मैं करना, जय माता दी, जल्दी बताओ। अगर इधर एल्यूमिनियम 1 है और इधर एल्यूमिनियम 2 है, तो इधर भी एल्यूमिनियम हमें कितने करने पड़ेंगे, इधर भी बेटा हमें एल्यूमिनियम 2 करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने एल्यूमिनियम के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, एल्यूमिनियम की संख्या बराबर हो गई। इधर भी एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2, बस काम खत्म। अब आगे देखो, इधर ऑक्सीजन कितना बेटा, ऑक्सीजन इधर तो 3 है, ठीक। अरे इधर भी ऑक्सीजन 3, यानी ऑक्सीजन के साथ हमें कोई बदलाव नहीं करना। अब इधर हमने देखा बेटा, Fe इधर कितना था, Fe इधर कितना है बेटा, 2 है ना। Fe कितना बेटा, 2 है।
इधर Fe कितना बेटा 1, यानी अगर इधर 2 है तो भैया इधर भी 2 द्रव होना आवश्यक है। तो भैया अगर इधर 1 तो इधर अकेला कैसे, इसमें हम क्या करेंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारा अब काउंट करके देख सकते हो कि बेटा इधर भी Fe2 है, उधर भी हमारे पास 2 Fe है। यहां पर ऑक्सीजन 3 है तो बेटा इधर भी ऑक्सीजन 3 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है तो बेटा इधर भी एल्यूमिनियम 2 है। यानी जो हमारी समीकरण थी वो संतुलित हो गई। समीकरण जो है बेटा वो अब क्या है, संतुलित है। बेटा इतनी आसान विधि है जो सब कुछ सब इतना टफ मान के चलते हो कि सर समझ में नहीं आता, कैसे होगा, मजा नहीं आ रही, तो बेटा देख लो, मजे दे लो। अब आ गया, अब यहां पे देखो बेटा कितनी आसान है। यहां पर आओ, यहां पर देखे बी आर कितना बेटा 2 है, यहां पर बी आर कितना बेटा 1 है। हम क्या कहते हैं कि अभिकारक साइड या उत्पाद साइड जिधर जो ज्यादा हो, अगर उत्पाद साइड 2 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, अब उत्पाद साइड तो जितना जो भी परमाणु ज्यादा होगा उसका विकारक की साइड मल्टीप्लाई कर दो। हमने देखा कि भैया बी आर 2 थे इधर और बी आर इधर 1 था, कैसे बर्दाश्त हो सकता था, हमारी क्षमता से बाहर होता, हमें गुस्सा आ गई, हमने बी आर इधर 2 देख करके इधर क्या कर दिया बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा क्या बी आर 2 हो गया, क्या बी आर बराबर 2 हो गया, बिल्कुल हो गया सर, मजा आ गई। लेकिन एक चीज तो जान लो बेटा, जैसे तुमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया बी आर से तो बेटा एजी भी तो 2 हो गया, यानी सिल्वर भी तो आपको 2 हो गया। अब बताओ ये भी 2 हो गया, यानी अब हमें क्या करना है बेटा, एजी को भी 2 करना पड़ेगा। हम यहां पर 2 मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे, क्या करेंगे बेटा साफ साफ इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहां पर 2Ag किया तो बेटा इधर और इधर यानी अभिकारक और उत्पाद साइड की सब चीजें बराबर हो गई। देख पा रहे होगे बेटा, देख पा रहे होगे कि बेटा Ag भी हमारा 2 हो गया और Br भी हमारा 2 हो गया। यहां पर हमारा भी क्या 2Ag हो गया और यहां पे हमारा Br2, यानी समीकरण संतुलित हो चुकी बेटा। बेटा ये सबसे आसान विधि होती है हीट एंड ट्रायल विधि। अभी इसके बाद मैं आपको एक और विधि बताऊंगा जब हमारे पास क्वेश्चन टफ आएंगे। बेटा मैंने क्या है इजी, मॉडरेट और फिर हायर, मतलब इजी मॉडरेट लेवल के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। सारे क्वेश्चन एकदम तगड़े वाले हैं, आगे वाले अभी आएंगे ना बेटा तब बैंड बजेगी। जैसे अब आ गया, देखो आ गया ना, थोड़ा सा अब खतरनाक लगने लगा ना कि यार अब तो यार ये क्या चीज है यार। अब तो मैंने क्या बेटा एक लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रखे जहां पर आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये क्या चीज है। अब बेटा यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, या तो ये सिंपल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देन इसके बाद इसमें आपको मैं एक विधि बताने वाला हूं, उस विधि के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे चलने वाले हैं। क्या बेटा ये है हमारा Mg, ये हमारा HCl, ये हमारा MgCl2 और फिर यहां पर हमारा H2। हम इधर देख पा रहे हैं बेटा इधर हमारा क्लोरीन इधर 1 है, इधर क्लोरीन हमारा कितना बेटा 2। कैसे चल सकता था, हमने इधर 2 देख करके जल्दी से क्लोरीन को 2 कर दिया। क्या कर दिया बेटा, क्लोरीन को 2 कर दिया। और जैसे ही हमने क्लोरीन को 2 किया तो बेटा हाइड्रोजन भी कितना हो गया बेटा 2। क्लोरीन को जैसे हमने 2 किया, क्योंकि बेटा इधर क्लोरीन हमारा 2 था, हमने इधर भी 2 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही हमने क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो हमने क्या किया बेटा 2 इधर भी हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 किया, इधर भी 2 हाइड्रोजन था, लो बराबर हो गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा बेटा, यहां पर कुछ करना ही पड़ा, अपने आप समीकरण संतुलित हो गया। बेटा देख सकते हो कि Mg इधर बेटा 1 है, इधर भी हमारा Mg 1 है, इधर हमारा भैया हाइड्रोजन 2 है तो यहां भी हाइड्रोजन 2 है, इधर बेटा क्लोरीन 2 है। देखो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन हमारा इधर भी 2 है और यहां पर भी क्लोरीन 2 है। बेटा ये थे हमारे आसान क्वेश्चन। अभी तो लग रहा था यार क्या ही आसान सर, अभी तक आसान लग रहा था, अभी तो आसान लग रहा था ना। अब थोड़ा आगे लेवल ले चलें, अब कठिन की ओर चलें, अब कठिन में चलें थोड़ा सा। अब आओ बताओ, अब यहां पर थोड़ा हीट एंड ट्रायल लगाओ बेटा, यहां पर अब अपना हीट एंड ट्रायल लगाओ बोला, देखो जरा हो पाता है। चलो यहां पे क्लोरीन 3 है, यहां पे क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन 2 है, फंस गए बेटा। इधर क्लोरीन 3, इधर क्लोरीन 2, अब क्या होगा भाई, इधर 3 उधर 2, यार अब कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, आपको समझ नहीं आ रहा है। यही चीज सबके माइंड में आती है और यहीं पर क्या होता है जब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं कि इधर क्लोरीन तो 3 है, उधर क्लोरीन 2 है, यार इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को जो बैलेंस करना होता है तो जो हमारी प्यारी सी हिट एंड ट्रायल विधि है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है।
और वो जो कैलकुलेशन अगर हम उसके हिसाब से लगाते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है बेटा वो टफ हो जाती है और कभी कभी क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। तो बेटा अब इसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे। इसमें अब हम बनाएंगे परिवार। मतलब क्या बनेगा बेटा, अब परिवार बनेगा। अब इसको हम एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे। बेटा ये जो तरीका आप सीखने वाले हैं इस मतलब समीकरण को संतुलित करने का, ये तुम्हारे हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। जहां पर चाहोगे वहां पर अप्लाई करके इसको कर सकते हो। करा जाए और देखते हैं। बेटा थोड़ा नीचे जगह कम है, हम लोग इसको ऊपर कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा हम लोग इसको ऊपर करेंगे और देख लेते हैं। इसको हम लोग पहले ऊपर वाला पोर्शन को डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा ऊपर वाला खत्म है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। पहले समझ लो कि एक ये परिवार है, एक परिवार ये है, एक परिवार ये, एक परिवार ये। अब क्या करना बेटा, इसको क्या करना, पहले एक हमारा देखो एल्यूमिनियम कितना बेटा, एल्यूमिनियम यहां पे कितना बेटा, एक है। क्लोरीन कितना बेटा, क्लोरीन कितना बेटा यहां पर 3 है। बंद कर दो, बंद कर दिए। अब यहां पर आओ, यहां पर देखा बेटा कि तुम्हारे पास जो कैल्शियम था वो कितना था बेटा, कैल्शियम कितना बेटा तुम्हारे पास 1 है। और देखो जब बेटा जानती हो ना कि कोई चीज अगर बॉक्स की मल्टीप्लाई होती है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होती है। ये जो 2 है, 2 दो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा याद रखो, तो यहां पर ऑक्सीजन हमारे पास कितना बेटा 2 है और हाइड्रोजन भी हमारे पास कितना बेटा 2 है। ये बॉक्स हमारा बंद हो गया। हमारे पास इधर 2 फैमिली है, कितने बेटा 2 फैमिली है। अब सेम ऐसे हमें इधर भी बनाना है। सेम क्या करना बेटा, इधर भी हमें बनाना है। और देखते हैं क्या करेंगे बेटा। Al हमारे के पास कितना बेटा 1 है। हाइड्रो ऑक्सीजन कितना बेटा हमारे पास, ऑक्सीजन कितना बेटा हमारे पास 3 है। हाइड्रोजन हमारे पास कितना बेटा, ये भी 3 है, क्योंकि यहां पर बॉक्स के बाहर 3 है और 3 हमारा हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, बॉक्स को बंद कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, बॉक्स को बंद कर देंगे। हमने क्या किया बेटा, बॉक्स को बंद कर दिया। अब आगे देखो, अब क्या करना है बेटा, अगले वाले में देखो कैल्शियम क्या बेटा 1 है। कैल्शियम कितना बेटा 1 है। क्लोरीन कितना बेटा हमारा 2 है। क्लोरीन कितना बेटा हमारा 2 है। कैल्शियम 1, क्लोरीन हमारे पास 2। अब देखो बेटा यहां पर एक जो चीज मैं बताने वाला हूं उस चीज को एकदम से माइंड में रख लेना। जो अब मैं बताने वाला हूं वो एकदम से फैक्चुअल वाली चीज है। अगर ये चीज तुमने एकदम समझ ली तो समझ लो एकदम मजा आ जाएगा। क्या कि यार दे पा रहे हैं कि भैया क्लोरीन इधर कितना बेटा 2 है और इधर क्लोरीन कितना था बेटा 3 था। यानी हमें अब क्या करना है, एक ऐसा नंबर देखना है। ये सिंपल में क्या करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करना, अगर तुम्हें कोई ऐसा अपोजिट वाला दिखाई दे कि इधर क्लोरीन 3 हो इधर क्लोरीन 2 है, तो क्या करना, अगर इधर 3 है तो इधर बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो और क्लोरीन इधर 2 है तो इधर बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा क्या है एक्चुअल में मैं इसका 3 का और 2 का एलसीएम निकालेंगे। कितना निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आ रहा है बेटा 6। अब देखो मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन यहां पर बेटा 3 था इस वजह से हमने यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर क्लोरीन जो है 2 था इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, मान लो यहां पे क्लोरीन 4 होता, यहां पे क्लोरीन 5 होता, क्या होता, यहां 4 यहां 5, तो 5 बेटा यहां मल्टीप्लाई कर देते और 4 यहां मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन 2 3 का मुद्दा था इस वजह से किए। अब देखो बेटा एल्यूमिनियम कितना हो गया हमारे पास, यहां पर 2 हो गए। यहां पर क्लोरीन हमारे पास कितना हो गया बेटा 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पे आओ, यहां पर हमारा क्लोरीन कितना हो गया बेटा 6 हो गया और हमारा कैल्शियम कितना हो गया बेटा ये 3 हो गया। अब देखो बेटा क्लोरीन कितना है यहां पे 6, क्लोरीन कितना बेटा 6, क्लोरीन इधर भी 6, क्लोरीन इधर भी 6। बात समझ रहे बेटा, क्लोरीन भैया अब इधर भी 6 हो गया है, इधर भी 6 हो गया है और इधर भी हमारा 6 हो गया है। यानी हमने क्या एक तरफ समझ लो कि 3 और 2 का एलसीएम निकाला और उस भैया ऐसा भैया नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों तरफ की संख्याएं बराबर रह सकें। ये मुद्दा था मेन। अब ध्यान दो बेटा, हमने ये तो बराबर कर दिया। अब इधर देखिए बेटा कैल्शियम 3 हो गया और इधर कैल्शियम हमारा 1 रह गया। अब ये लोचा भी हो गया क्या कि भैया इधर हमारा कैल्शियम 1, इधर हमारा भैया क्या बोलते हैं 3। तो इधर अगर कैल्शियम 3 है तो बेटा यहां पर भी तो कैल्शियम 3 होना चाहिए। जब कैल्शियम को हमने 3 किया तो यहां में देखो बेटा जैसे करो देखो कितना हो गया बेटा 3। ऑक्सीजन कितना हो बेटा हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया बेटा जल्दी से देखो
6 6। लेकिन मुद्दा ये देखो कि भैया इधर भैया क्या करें, इधर एल्यूमिनियम कितना बेटा 2, इधर बेटा एल्यूमिनियम कितना है 1, इधर एल्यूमिनियम 2, इधर एल्यूमिनियम बेटा 1, तो इधर भैया 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। हमने एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल्यूमिनियम हमारे पास कितना हो गया बेटा 2, ऑक्सीजन कितना बेटा हमारा 6 हो गया, हाइड्रोजन बेटा कितना हो गया 6 हो गया। क्या समीकरण संतुलित नजर आ रहा है, क्या समीकरण संतुलित नजर आ रहा है बेटा? बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। समीकरण संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? फिर से देखो बेटा, एल्यूमिनियम कितना बेटा इधर 2 हो चुका है, इधर भी एल्यूमिनियम हमारा 2 हो चुका है, क्लोरीन इधर बेटा 6 हो चुका है, यहां भी क्लोरीन बेटा हमारा 6 हो चुका है, कैल्शियम बेटा इधर 3 है, कैल्शियम बेटा इधर भी 3 है, ऑक्सीजन बेटा इधर 6 है, बेटा ऑक्सीजन इधर भी 6 है, हाइड्रोजन बेटा इधर 6 है, हाइड्रोजन बेटा इधर भी 6 है। बेटा ये सबसे अच्छी और कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि है। कठिन और अच्छे भयंकर को सॉल्व करने की ये विधि है बेटा। इसमें फैमिली बनाएंगे, हम लोग परिवार बनाएंगे, और परिवार बना के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बेटा, एकदम लाजवाब तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं बेटा पता है, मैं अभी इस तरह के अभी शुरुआत हुई है हार्ड क्वेश्चन की, अभी देखते जाओ बेटा, ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन है ना, ऐसे प्रैक्टिस होगी, समझ लो कि सारे के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बेटा अभी परेशान हो, अभी इधर बहुत सारे क्वेश्चन है, एक से क्वेश्चन लाएं, हैरान ना होना कि यहां पे सतह पे तो आसान कर दिए। अब देखो बेटा, बेटा इसको भी बैलेंस करो। इधर क्या बेटा ऑक्सीजन तुम देख पा रहे हो ना 3, इधर ऑक्सीजन कितना बेटा 2, इधर ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन बेटा 2। अब मुद्दा फंस गया। अभी उसके हिसाब से देते हिट एंड ट्रायल में तो परेशान हो जाते। तो क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना, फैमिली बना लो बेटा। क्लोरीन कितना रहे, कैल्शियम कितना हमारा, पोटेशियम, कैल्शियम का पोटेशियम कितना बेटा 1 है, क्लोरीन कितना बेटा 1 है, ऑक्सीजन कितना बेटा 3 है, ब्रैकेट बंद। अब इधर में देखो बेटा, इसको 2 फैमिली है, पोटेशियम कितना बेटा 1, क्लोरीन कितना बेटा 1, बंद कर दो। यहां पर ऑक्सीजन कितना बेटा 2, कितना बेटा 2। अब यहीं से गेम हो जाएगा, यहीं से सारा गेम बन जाएगा। क्योंकि बेटा पता है हम लोग क्या करते, अभी जल्दीबाजी में कुछ इधर उधर करने लगे, यार इधर 3 था इधर 2 है, सर ने बताया था अपोजिट में मल्टीप्लाई कर देते। हाँ बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो बेटा मिस्टेक से बचने के लिए हमें इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है बेटा, वही कहना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही वाला है। ये क्वेश्चन भले देखने में छोटा है बट थोड़ा टफ है, गेम खेल जाएगा बेटा, 2 नंबर लॉस हो जाएंगे, इससे अच्छा हमें इसको बचा लेना है। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा। हमने देखा इधर ऑक्सीजन कितना था बेटा 3 था, इधर बेटा ऑक्सीजन 2 था। मैंने बताया था अगर नंबर उल्टा है सेम भैया परमाणु का, इधर 2 हो गया इधर 3 हो गया, तो बेटा जस्ट इनका अपोजिट इधर मल्टीप्लाई, 2 इधर था ना बेटा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 है बेटा, इससे 3 का मल्टीप्लाई कर दो। बेटा एक बात और, जैसे अगर ये बॉक्स के अंदर, अगर हम बॉक्स से बाहर जो भी नंबर लिख देंगे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, केवल इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, अपितु जितने भी होंगे, जितने भी 15-20 से होते हैं ना, तो 15-20 जितने भी परमाणु होंगे सभी के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे बेटा देखो, इस फैमिली में केवल ऑक्सीजन था, इस वजह से केवल 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बेटा कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया बेटा 6 हो गया। यहां पर आओ, यहां पर भी बेटा ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया बेटा 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया बेटा 2 हो गया। यहां पे पोटेशियम हमारे पास कितना हो गया बेटा 2 हो गया। अब इधर आओ, इधर तो पोटेशियम 2 हो चुका है, लेकिन इधर अभी कितना है 1 है, तो हम बेटा अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेशियम भी हमारा कितना हो जाएगा बेटा 2, और हमारा क्या बेटा क्लोरीन भी कितना हो जाएगा बेटा 2। अब क्या समीकरण संतुलित है बेटा? क्या समीकरण संतुलित है? क्या समीकरण संतुलित है? बिल्कुल है बेटा, कोई चांस ही नहीं कि समीकरण संतुलित ना हो। अब एक देखो बेटा यही चीज, अब जैसे मान लो इधर भैया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 लिख दो। इधर बेटा पोटेशियम क्लोराइड में कितने से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 लिख दो, और यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा 3 लिख दो। यानी जो ये समीकरण अब हमारे पास है, ये समीकरण हमारी क्या बेटा संतुलित है। क्या है बेटा? समीकरण संतुलित है। क्लियर है? मजा आ रही है? मजा आ रही है बेटा? मजा आएगी। आ गया। फिर कह रहा बेटा यहां पर Fe1 है, H2O, Fe3O4 और H2। बेटा ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे। आ गया यहां पर, आओ ये देखो आ गए ना बढ़िया भयंकर धुरंधर क्वेश्चन। बेटा ये क्या हमारा
बेरियम कितना बेटा 1 है, क्लोरीन कितना बेटा 2 है, हाइड्रोजन कितना बेटा, हाइड्रोजन कितना बेटा, मैं बताया ना कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कि यार तुम लोग कहोगे यार सर अब बस अब और ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, यार समीकरण तो अब मेरे से गलत होने से रहे। इधर कितना बेटा बी है 1 है, सल्फर कितना बेटा 1 है, ऑक्सीजन कितना बेटा 4 है, ब्रैकेट बंद। इसके बाद हाइड्रोजन कितना बेटा 1 है, क्लोरीन कितना बेटा 1 है, ब्रैकेट बंद। अब देखो क्या कौन सा क्या इधर का लोचा हो रहा है, किसमें क्या गड़बड़ी आ रही है, उसी गड़बड़ी को अब हम लोग को क्या करना है, सही करना है। हमने देखा भैया क्लोरीन इधर 1 था, क्या था बेटा क्लोरीन इधर 1 है, इधर क्लोरीन कितना बेटा 2, इधर 2 इधर 1, कैसे काम चलने वाला था, हम ना मानेंगे भैया बराबर करो, कैसे कर रहे हो यार। तो हमने भैया देखा इधर 2 था और इधर 1 था, हमने बस यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे बताओ देखो देखो बेटा जैसे तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 2 हो गया, और क्लोरीन भी कितना हो गया बेटा 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2, दोनों दोनों 2, बात क्लियर। लेकिन ये बात नोटिस करो जैसे ही हाइड्रोजन 2 हुआ इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 2, यार इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है। अच्छा चलो मिला के देखते पहले, बी ए इधर 1 इधर भी बी ए 1, क्लोरीन इधर 2 बेटा क्लोरीन इधर भी 2 हो चुका है। अब हाइड्रोजन कितना बेटा इधर 2, हाइड्रोजन इधर भी 2 हो चुका है बेटा, सल्फर 1 बेटा सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, समीकरण संतुलित है बेटा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समीकरण संतुलित हो गई बेटा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर अब क्या करना है बेटा, यानी हमें सिंपल में केवल HCl में 2 से मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था बेटा केवल HCl में 2 से मल्टीप्लाई करना था, अदरवाइज पूरी पूरी समीकरण क्या थे बेटा संतुलित थी। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटे, बात जो होता तरीके से कह दो हाँ सर पूरा समझ में आ रहा है। कुछ और नहीं करना था बेटा, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस 2 से वहां पे कर देना है, हो गया काम खत्म। क्लियर है, हाँ वेल डन, बहुत अच्छा बेटा, जैसे अगर तुम्हें आती रहे ना तो तुम्हें टाइप कर दिया करो। अब यहां पे देखो बेटा नाइट्रोजन इधर कितना है बेटा 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, इधर Mg हमारा कितना बेटा 3, इधर हमारा Mg कितना, अरे सॉरी इधर Mg 1 इधर Mg 3, यानी कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना बेटा 3 से जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, ये हिट एंड ट्रायल विधि है आपकी, हिट एंड ट्रायल, कुछ नहीं करना था बेटा, नाइट्रोजन इधर 2 थे, हमने नाइट्रोजन इधर 2 देखा, इधर Mg हमारे 3 था बेटा, इधर भी हमारा Mg 1 था भाई, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन समीकरण संतुलित हो गया है भाई, देख सकते हो 3 Mg इधर है, Mg इधर भी 3 है, नाइट्रोजन इधर 2 है बेटा, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, यानी एकदम से समीकरण संतुलित है, दोनों की तरफ की चीजें बराबर है। ये बात याद रखना, अगर दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर है, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो बेटा समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, वो सब कुछ बराबर हो जाएगा। आओ मैंने बताया ना इतने सारे क्वेश्चंस रखे हैं, मजा आ रही है, ये तो नहीं हो रहा कि यार सर बहुत ज्यादा है, समीकरण सर बहुत ज्यादा कराए जा रहे हैं, बेटे बात जान लो, जितना करे रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा, जितना करे रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आ गया ये बेटा हमारा क्या एल्यूमिनियम कितना बेटा 1 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, इधर हमारा हाइड्रोजन जल है, यहां पे हम सोडियम एल्यूमिनेट है, सोडियम एल्यूमिनेट कर रहा हूं, ओके हमारा इधर हाइड्रोजन गैस है। अभी आपको मैं कई चीज बताता हूं, इधर हमारा कितना बेटा एल्यूमिनियम 1 है, सोडियम कितना बेटा 1 है, ऑक्सीजन कितना बेटा उधर 2 है इधर 1 है, इधर भैया हमारा इधर भी 2 है बेटा, इधर भी हमारे पास 2 है, और उधर उधर उधर, हाँ आओ सॉल्व करते हैं। एल्यूमिनियम कितना बेटा 1, ब्रैकेट बंद, Na हमारा कितना बेटा O, अरे सॉरी O कह रहा हूं, Na कितना बेटा हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितना बेटा 1, हाइड्रोजन कितना बेटा 1, ब्रैकेट बंद, हाइड्रोजन यहां पर कितना बेटा 2, ऑक्सीजन कितना बेटा 1, बेटा इस क्वेश्चन में सबकी बैंड बजने वाली है, ये क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा बहुत आसान है, अब देखो कभी सॉल्व करोगे तब पता चलेगा भैया। आ जाओ, सोडियम कितना बेटा 1, एल्यूमिनियम कितना बेटा 1, ऑक्सीजन कितना बेटा
2, और हमारे पास हाइड्रोजन कितना है अलग, उसको लिखे 2। ये तो हमारे पास मुद्दा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको समीकरण को संशोधित करना है। हमने एल्यूमिनियम को देखा बेटा, एल्यूमिनियम तो बराबर था। सोडियम का देखा बेटा, इधर भी सोडियम इधर भी सोडियम बराबर हो गया। लेकिन इधर देखा ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन इधर भी 1, ये तो दोनों बराबर हो गए, यानी 2 ऑक्सीजन इधर भी हैं। लेकिन इधर देखा कि बेटा हाइड्रोजन कितना बेटा 2, साथ में एक और, यानी हाइड्रोजन यहां पर बेटा 3 है, यहां पर हाइड्रोजन कितना बेटा 2 है। इधर हाइड्रोजन 3, इधर हाइड्रोजन 2। तो बेटा अब यहां पे मुद्दा फंसता है कि अब क्या ऐसा करें कि यार इधर का मुद्दा दोनों सॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो लोचा बड़ा खड़ा रहेगा। क्योंकि बेटा अगर ध्यान से देखो कि इधर हमारे पास 3 है लेकिन अलग अलग है, एक हाइड्रोजन इसके पास है, 2 हाइड्रोजन यहां पर है। बेटा इसको आप लोग को लग रहा है बेटा, इसको ट्राई करके देखो बेटा, आपको लग रहा है कि मैं महारत हासिल कर लिया हूं बेटा, देखो अभी बैंड बच जाएगी इसमें। अब देखो यहां पर 3, अब तुम 3 से इकट्ठे इधर थोड़ी मल्टीप्लाई कर दें, कर देंगे तो इधर भाई 6 हो जाएगा, तो इधर भी हमारे पास 6 होना चाहिए। तो हम इधर भी कैसे करेंगे, क्या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 6 हो जाएगा। हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि भाई क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दे कि दोनों चीज के मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन आपका अब आया है उम्दा लेवल का। मैंने बताया था इजी, हार्ड, हार्ड, हार्ड। हाँ बेटा ये तो हम बोलते हैं यार 3:2 हो गए, चलो लिख दिए बेटा। लेकिन क्या तुम्हें लग रहा है कि ये इधर बैलेंस हो जाएगा? इधर क्या बैलेंस हो जाएगा इतना आसानी से? अगर हम यहां पे H2O हमारे पास में हाइड्रोजन 2 है और यहां पर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी एक हाइड्रोजन है, इसको हमें बैलेंस करना है ताकि हमें इधर की चीजें सब कुछ क्या हो जाए बेटा, बैलेंस हो जाए। तो चलिए अब इसको ध्यान से देखना कैसे क्या करना है, कैसे किससे मल्टीप्लाई करना है, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सके। अगर क्या करें बेटा, अगर भैया हमारा ये जो H2O है, ये जो H2O है ना, मेन खेला इसका है, ये है। अगर हम यहां पर थोड़ा सा बदलाव कर दें, एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पर 3H2O कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके। बेटा अगर तुमने यहाँ पे 3 किया तो बेटा हाइड्रोजन हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो ये तो हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर, बेटा एक कुछ बच्चा ने टाइप किया कि यहाँ पे सर 3 कर देते हैं। बेटा अगर मैं 3 से यहाँ कर दिया तो बेटा यहाँ का तो लोचा हो जाएगा। भाई इधर 3 था, इधर 2, इधर हम कुछ करना पड़ेगा ना हमें। इधर तो हमें भैया 6 करना है, तो इधर भी हमें पास 6 होना चाहिए। तो हमें 6 इधर करने के लिए कुछ ना कुछ तो बदलाव करना है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा ये तो हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 1 रह जाएगा। यानी मुद्दा ऐसा फंस रहा है कि यहाँ पर अगर देखो, मैंने अभी जो नियम बताया था कि अगर इधर 2 रहे और इधर 3 रहे तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, हमारी रिएक्शन एकदम बराबर हो जाएगी, बोले थे ना। लेकिन बात अगर यहां पे फंस जाती है कि यहां पर हम कैसे करेंगे, तब एकदम से मुद्दा फंस जाएगा। अब देखो, अगर हम इस समीकरण में क्या करें कि भैया जैसे ही ऑक्सीजन लिखा हुआ है 2, और यहां पे अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कौन है यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। शुभम कुमार नहीं मुन्ना, ना मुन्ना ना। अगर तुम हाफ लोगे ना तो बेटा वो अलग हो जाएगा सीन। मुन्ना अगर तुमने हाफ लिया, इधर हमारा एल्यूमिनियम, पहले एक बात देख लो, हमारा एल्यूमिनियम भी इधर 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन बेटा हमारा 1 इधर है, 1 ऑक्सीजन हमारा, यानी ऑक्सीजन तो हमारे पास बराबर है, उसमें में कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है। केवल हमें हाइड्रोजन को बराबर करना है। और हमें कैसे करना है कि किस तरह से मल्टीप्लाई करें। अगर हमारा इधर हाइड्रोजन 6 है तो हम इधर किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि इधर भी हमारा हाइड्रोजन 6 हो जाए। क्या करना है बेटा, हमें हाइड्रोजन इधर 6 करना है। क्या करना बेटा, हाइड्रोजन को 6 करना है हमारा। अच्छा दुर्गा देवी, अच्छा मैम आई हुई है हमारी। ओके, तो अब यहां पे ध्यान दो कि यार अगर हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या होता है बेटा, यहां पे हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, 4। कितना हो जाएगा बेटा, 4। लेकिन और यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा अब ध्यान दो, बेटा यहां पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा यहां पे हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2। क्या हाइड्रोजन की संख्या 6 हुई? क्या हाइड्रोजन की संख्या अब 6 हुई? ध्यान देना, क्या अब हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गई?
बोलो बोलो, बिल्कुल हो गई। लेकिन एक चीज हुआ, यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा हमारे पास, 2 हो गए। यहां पर भी ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गए, और यहां पर सोडियम कितना हो गया बेटा हमारे पास 2 हो गया। यानी ये सब कुछ हमारे पास 2-2 हो गए। यानी अब इधर भी कुछ हमें गड़बड़ी करनी पड़ेगी। यानी अब ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। यानी सोडियम हमारे पास कितना बेटा, 2। तो हम सोडियम को क्या करेंगे बेटा, 2 कर देंगे। जैसे हम 2 करेंगे बेटा, ये हमारा 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम भी हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, 4। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हाइड्रोजन कितना था बेटा, 6 था। कितना था बेटा, 6 था। अब देखो बेटा, मजा आ रही है ना, आ गया ना कुछ लाइन पे। अब इधर देखो बेटा, एल्यूमिनियम कितना है, 2। तो बेटा इसको भी अगर हम 2 से कर दे तो बेटा हमारा एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2। क्या लग रहा है मियां, अब क्या लग रहा है, समीकरण संतुलित होकर नजर आ रही है। एक लकी पंडित ने एक बच्चे ने कर दिया यार, लेकिन थोड़ा सोचने भी मिस्टेक कर दी। अब ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, यहां पर हाइड्रोजन 4 और 2, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी बेटा, 6। इधर आओ, हाइड्रोजन की संख्या बेटा 6 हो गई, ठीक। सोडियम कितना बेटा, 2। सोडियम कितना बेटा, 2। एल्यूमिनियम कितना बेटा, 2। एल्यूमिनियम कितना बेटा, 2। आ गया। ऑक्सीजन बेटा यहां पर 2, और ऑक्सीजन यहां पर भी 2। 2 2 कितना हो गया बेटा, 2 2 ये वहां मिला के कितना हो गया बेटा हमारे पास, 4 हो गए। यानी हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितना बेटा, 4 है। और इधर भी ऑक्सीजन कितना बेटा हो गया हमारा, 4 हो गया। क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। हाइड्रोजन हमारा इधर 6 है, हाइड्रोजन हमारे इन दोनों मिला के 6 है। क्या समीकरण संतुलित नजर आ रही है, क्या अब हमारी समीकरण संतुलित नजर आ रही है। यार आशा करता हूं यार पक्का तो नजर आ रही होगी। अगर नहीं नजर आ रही ना तो एक बार आप पूछ लो, अब फिर देखो यार तुम्हें समीकरण संतुलित नजर आएगी। नजर आ रही है ना, एक बार साफ कर ले भाई अगर नहीं आ रही है। वेल डन। तो अब यहां पे क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ हमने कितने से मल्टीप्लाई किया था बेटा, 2 से किया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, और H2O के साथ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर आया तो हमें भैया देख पा रहे हैं कि भैया हमारा इसके साथ भी पूरा 2 से मल्टीप्लाई था, और हाइड्रोजन भैया हाइड्रोजन गैस के साथ हमारा 3 से मल्टीप्लाई था। कैसा था इस क्वेश्चन का लेवल, मजा इस लेवल में, लगा खतरनाक क्वेश्चन, क्या हुआ था पब्लिक, खतरनाक लेवल है ना, लगा ना बेटा। मैंने क्या बताया कि बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे ना बैंड बज जाएगी, ये जान लो। आगे देखो बेटा, एक प्रैक्टिस, बेटा अगर तुम्हें ये क्वेश्चन याद हो गया कि ये तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 100% गारंटी कह दे रहा हूं, 100% बहुत करो। अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया है तो बोर्ड का कोई क्वेश्चन तुमसे छूट नहीं पाएगा। अगर बेटा अगर ये समझ नहीं आए तो बेटा एक बार फिर से वीडियो देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो मैं 100% की गारंटी मैं अभी ले रहा हूं कि तुम यार बोर्ड एग्जाम में समीकरण संतुलित तो गलत करके ना आओगे। समीकरण संतुलित तुमसे गलत नहीं होने वाला, गारंटी के साथ कह दे रहा हूं। आगे देखो, अब यहां पे देखो, पीबी कितना बेटा हमारे पास, 1 है। नाइट्रोजन कितना बेटा, देखो अब इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं रखा हूं, इस तरह के इसलिए रखा हूं कि कभी कभी आपने देखा 2 से था तो 2 से कर दिया बेटा, यहां पे अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई है, तब क्या होगा बेटा, इस चीज को भी ध्यान से देखो बेटा। नाइट्रोजन हमारे पास ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे नाइट्रोजन हमारे पास कितना हो गया बेटा, 2। बहुत सारे बच्चे, मैं ये अपने से नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये तुम लोग खुद से देख लो कि अगर सबके सब कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें एग्जैक्टली ये बात पता है कि यहां पर कैसे क्या चीजें हैं, कि भैया जैसे पीबी तो हमारा चलो मान लो हमें पता चल रहा है 1 है, नाइट्रोजन कितना क्या ये पता चल रहा है, ऑक्सीजन कितना होगा क्या ये बात पता है। कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करके बताओ कि यहां पर नाइट्रोजन कितना होगा, कमेंट करो मैं देख रहा हूं। नाइट्रोजन को भाई एन लिख देना, एन लिख करके बताना, और भैया ऑक्सीजन लिख के बताओ, ऑक्सीजन कितना हो लिख के बताओ। मुझे पता है मोस्टली सारे बच्चे गलत करेंगे, सारे नहीं यार, उसके 50% बेटा। पीबी तो हमारा 1 है, लेकिन नाइट्रोजन इस 2 से मल्टीप्लाई करने पे नाइट्रोजन हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2। बेटा ऑक्सीजन यहां पर नाइट्रोजन 1 था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। यहां पर ऑक्सीजन बेटा 3 है, और 3 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ऑक्सीजन हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। इधर आओ, इधर पीबी, ये तो दगाबाजी कर गया क्या यार, भाई इसको क्या दिक्कत हो गई, नाराज हो गया क्या यार।
वेल डन। लेकिन बेटा ये नाराज हो गया लग रहा है, कह रहा है तू बहुत भाग रहा है यार। 1 सेकंड को सही करा रहे हैं। देखो बेटा 2 मिनट को, बेटा ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन एक अलग लेवल का है। ये क्वेश्चन बेटा क्या है, एक अलग ही लेवल का है, एक अलग ही लेवल का है। कैसे बेटा, एक अलग ही लेवल का है, ये बात जान लो। अगर ये समझ में आ गया अभी वाला तो मजा आ जाएगी। समझ रहे हो बेटा, थोड़ा सा हैंग। हाँ बेटा इसको चेक कर आ गया है, क्या बेटा इसका दिमाग खराब हो गया। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, कुछ बच्चे अच्छा जल्दी से मैं समझ लो कि यार जब तक ये सही हो रहा है, सबके सब इसको सॉल्व करके बताओ। एक बच्चे ने शुभम कुमार ने 2PbNO3 फिर इसके बाद 2PbO 4NO2। बेटा देख सोच देखो, इसने जब 4 लगाया होगा तो कितना भयंकर तरीके से इसको लगाना पड़ा होगा, इस बात का ध्यान दो। बेटा ये जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, मैंने जितने भी क्वेश्चंस के लेवल रखे आगे बेटा आओ, हो गया बेटा। इसका भी मूडी आदमी है, इधर ये भी मूडी आदमी है। 1 है ऑक्सीजन बेटा, कितना हमारे पास 1 है। आगे देखो, आगे हमारे पास N कितना बेटा 1 है। ऑक्सीजन कितना बेटा हमारे पास 2 है। कितना बेटा 2 है। कितना बेटा 2 है। और इधर बेटा ऑक्सीजन कितना बेटा 2 है। नीचे वाला देखा रहा है, टिकर तो नहीं जा रहा है, टिकर तो नहीं जा रहा है। ओके, तो बेटा यहां पे हमारा क्या ऑक्सीजन 2 है। अब आ जाओ, अब मैदान में आओ बेटा। अब यहां पे खेला देखो क्या ही होने वाला है, क्या गजब का खेला होगा। खेला भैया बहुत बेहतरीन होने वाला है और इसको खेलने में बड़ा मजा आएगी। बेटा देख पा रहे हो पीबी कितना बेटा 1 है। पीबी बेटा इधर 1, इधर भी 1, खुश। नाइट्रोजन इधर 2, भैया नाइट्रोजन 1 हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, हमसे ना हो पाएगा। आहा, लेकिन हमने कहा बेटा ये तो लोचा ठीक है, इधर तो हमने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन यार देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 है, यानी इधर तो ऑक्सीजन 5 है, इधर ऑक्सीजन 6 है। इधर 5 ऑक्सीजन है बेटा, इधर 6 ऑक्सीजन है। ये बैलेंस करना है बेटा, ये बैलेंस करना है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, बात ही आती है। अगर हम क्या करें, देख पा सकते हो, अगर यार देखो यहां पर मेरे को मान लो ऑक्सीजन अच्छा नहीं लग रहा, या एक काम करते हैं, यहां पर नाइट्रोजन कितना था 2 था और इधर नाइट्रोजन 1 था। हम क्या करते हैं, ये लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कर दिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हमने जैसे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो क्या होगा। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास नाइट्रोजन तो 2 हो गए और ऑक्सीजन कितना बेटा हो गया 4 हो गया। कितना हो गया बेटा, बेटा जान लो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। आप झटके में एकदम बर्बाद कर देगा ये क्वेश्चन, एक झटके में ये क्वेश्चन बर्बाद करेगा आपको। इतना बात जान लो माइंड मेरे कि क्या है भैया, यहां पर इसे हमारा नाइट्रोजन 2 था, इधर हमारा नाइट्रोजन भाई 2 कर दिए, लेकिन ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। अब देखो 4 2 6 एक 7 है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास इधर 7 हो गया। अब 4 2 6 एक 7 और इधर 6 ही ऑक्सीजन रह गया। कितना रह गया बेटा 6 ऑक्सीजन। यानी अब हमें कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मुद्दा फंस गया बेटा। आओ इसको अब हम लोग एक दूसरे तरीके से करते हैं बेटा। अगर ये तरीका अपनाए तो हम कैसे बर्बाद होंगे ये जान लो। अब देखो एक काम करो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब देखो मैंने क्या बताया, मैं हर एक तरह का क्वेश्चन लाया हूं। क्या कहे, हर एक तरह का। हम क्या करेंगे बेटा, अगर ये नंबर, अगर ऑक्सीजन इधर 6 था, कितना था बेटा इधर 6 था, हम क्या करें, अगर इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा 2 हो गया, और लेकिन पीबी हमारे के पास कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन जैसे पीबी इधर 2 हुआ, ध्यान देना, पीबी इधर जैसे 2 हुआ, हमारा तो ऑक्सीजन की संख्या तो 6 हो गई, लेकिन इधर का लोचा गड़बड़ हो गया। हम कहा ठीक है जाओ हम इधर भी कर लेंगे। हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया बेटा, देखो पहले क्या था, ऑक्सीजन इधर 6 थे, मैं बेटा हर ये बेसिक से समझा रहा हूं। इधर ऑक्सीजन 6 थे, लेकिन इधर 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन थे। मैंने क्या कि इसको 6 करने के लिए इसमें इस ऑक्सीजन के साथ जो 1 था 2 से मल्टीप्लाई किया और ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, लेकिन इसके साथ पीबी हमारा क्या हो गया 2, तो हमने इधर भी पीबी को 2 कर दिया। अब पीबी हमारे पास कितना हो गया बेटा 2, नाइट्रोजन कितना हो गया बेटा 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा हमारे पास
12। कितना हो गया बेटा? 12 हो गए। ठीक है, हम अभी भी नहीं कोई दिक्कत। बेटा हमारे पास नाइट्रोजन कितने थे? 2 थे ना, अब कितना हो गया बेटा? 4। इधर नाइट्रोजन कितना बेटा? 1। हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आओ करके देखते हैं। तो बेटा जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा नाइट्रोजन हमारे पास 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना बेटा हमारे पास हो गया? यहाँ पर 8 हो गया। कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। अब देखो, इधर हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या है 12, इधर ऑक्सीजन 2, 8 2 10, 8 2 10 2 12। क्या ऑक्सीजन की संख्या अब बराबर है? काउंट करो। इधर हमारे पास ऑक्सीजन 12 है, 2 यहां पर ऑक्सीजन, 8 यहां पर, 8 2 10 हो गया, और 10 2 12। क्या ऑक्सीजन की संख्या बराबर है? क्या ऑक्सीजन की संख्या बराबर है? बेटा शुभम कुमार, में तुम्हारे में सारे क्वेश्चन में आधे आधे क्यों लग जाते हैं? उधर भी हाफ H2O, तुम हर जगह हाफ क्यों लगा देते हो? पहले बताओ, तुम्हारे में सब में हाफ का खेला हो जाता है। बेटा ये भी सही है, परेशान न हो, ठीक है। अब यहां पे देखो, क्लियर, यानी हमारे पास नाइट्रोजन की संख्या देखो, नाइट्रोजन की संख्या बेटा इधर 4, इधर भी नाइट्रोजन की संख्या 4, इधर हमारे ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गई बेटा? 12 हो गई। इधर भी हमारा 2, 8 2 10, 10 2 12 हो गई बेटा। पी भी हमारा इधर 2 था, पी भी हमारा इधर भी 2 हो गया, यानी सारी संख्या हमारी क्या हो गया बेटा? बराबर हो गई। बेटा एक सिंपल में जानते हो क्या किया गया है आपके सर ने? मैं आप बता देता हूं बेटा, आपके सर ने किया क्या है बेटा। यहां पे 2 था, यहां पर हमारा कितना इसे मल्टीप्लाई किया बेटा? 2 से मल्टीप्लाई किए। यहां पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां हमने कुछ नहीं किया। अब मुद्दा जानते हो क्या हुआ है? आपके सर ने क्या किया है बेटा? देखो यहां पर अगर तुम 2 से कॉमन ले लो, क्या कर लो बेटा? 2 कॉमन ले लो, या फिर सिंपल, मैं इसको मैं छोटे में लिख रहा हूं, ध्यान देना। उन्होंने आपके सर ने क्या किया एक्चुअल में, जिसे लिखा है 2PbNO3 का होल ट्राइस, फिर इसके बाद 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। इन्होंने क्या किया है? सिंपल में 2 कॉमन ले लिया है। क्या लिया बेटा? 2 जब तुम इसमें कॉमन ले लोगे ना बेटा, ध्यान देना, 2 कॉमन निकाल दोगे इसमें तो क्या बचेगा बेटा? PbNO3O2, यहां पे 2 हट गया तो यहां पे PbO बचा, प्लस यहां पर 2 NO2 बचा, 2 NO2 बचा, प्लस बेटा जिसमें कॉमन नहीं होता, जैसे अगर लिखा है संख्या, तुम लोग मैथ्स में तुम्हें पता है या नहीं पता, जैसे x और y है और मैं कह दूं इसमें से बेटा x कॉमन लो, क्या लो बेटा? इसमें से तुम्हें x कॉमन लेना है तो बेटा x कॉमन लेने में तुम्हारी बैंड बच जाएगी। तुम सोचोगे यार यहां पे x कॉमन कैसे ले सकते हैं? बेटा यहां पे x कॉमन ले सकते हैं। अब बोलो कैसे बेटा? हम यहां काम करेंगे, इसमें बेटा x से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से डिवाइड कर देंगे, तो बेटा जब अब x से कॉमन ले सकते हैं ना, तो बेटा क्या बचेगा? यहाँ पर 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं y अपॉन एक्स, क्या बचेगा बेटा? जैसे हमने x में कॉमन लेंगे भाई, वहां पे छोटा में लिख गया, ध्यान दो। क्यों मैं इसको समझा रहा हूं बेटा? कहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेटा परेशान होना, मैं आपको हर तरह से चीजें बताऊंगा बेटा। तुम लोग ध्यान नहीं दो, कुछ बच्चे हो रहे हैं कि सर ये क्या बता रहे हो, बेटा ध्यान दे दो, इस बात को ध्यान दो बेटा। ये अगर यहाँ पे क्या हुआ बेटा? कॉमन ले लिया गया है, जिसकी वजह से 1/2 O2 आ गया है, बस बात खत्म है। ऑलरेडी ये इक्वेशन भी सही है और जो आपके सर ने बताया बेटा वो भी इक्वेशन सही है, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन है, ये एज आपको होमवर्क है, आपको कमेंट करके इसका जवाब देना पड़ेगा क्लास खत्म होने के बाद दोनों की। आओ अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा, ठीक है। बेटा बात जान लो, हमने अभी तक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना है। अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, उसके बाद यहीं पर हम अन्य चीजों के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो बेटा ये बात जान लेना, पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना।
कह रहा रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर के रासायनिक क्या करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके जब कोई एक नई चीज का निर्माण करते हैं, जब एक या एक से अधिक चीजें मिल करके जब एक किसी नई चीज का निर्माण करते हैं तो बेटा क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे भाई भोजन का पाचन, दही का बनना, और मैग्नीशियम का जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, मतलब कि Mg का जब हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती। जब हम लोग अम्ल क्षार लवण पढ़ाएंगे तब वहां पर बताऊंगा कि ये रिएक्शन कैसे होती है। बेटा यहाँ पे क्या हुआ, देखिए दो चीज मिलकर के किसी तीसरे चीज या चौथी चीज का निर्माण किया। दो चीज मिलकर के, मैग्नीशियम और हमारा हाइड्रोक्लोरिक, दोनों ने मिलकर के मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। क्या बनाया बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड नाम का एक नया सामान बनाया। अब देखो बेटा इसमें क्या होता बेटा, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पता है बेटा, ये तुम्हारा कम से कम मिनिमम बता दे रहा हूं 5 मार्क्स का है, हो तो ये और भी ज्यादा सकता है, लेकिन मिनिमम इसको तुम 5 मार्क्स का समझ के चलो कि अगर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ रहा हूं तो मेरा 5 मार्क्स तो एकदम से पक्के होने चाहिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स से कहीं ज्यादा का है, कहीं ज्यादा का बेटा, मैं इसको बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया आएगी, यहां पे संक्षारण आएगा, यहां पे विस्थापन अभिक्रिया, यहां पे वियोजन अभिक्रिया, यहां पे संयोजन अभिक्रिया, यहां पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, सारी अभिक्रियाएं बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन में आएंगे, ऑप्शनल में आता है, अभिक्रियाएं देता है, समीकरण संतुलित करने में देता है। यानी ये जो सेक्शन है इस चैप्टर का नाम, ये सबसे खतरनाक और क्वेश्चंस वाले पूछे जाने वाला सेक्शन है। यहां पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। अभी तक मैंने ज्यादा नहीं कहा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं बेटा अब पूरा फोकस यहां पर एकदम से रख लेना। तो बेटा पहली अभिक्रिया बेटा हमारी संकलन अभिक्रिया, इसे संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, साथ में योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, हमने मान लिया संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर मिलकर के एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण होगा और कुछ नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। क्या होगा कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक चीजें तो रहेंगी, मतलब हम सामान तो ज्यादा लेंगे लेकिन बनेगा एक, सामान ज्यादा लेंगे बनेगा एक, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे हमने सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, क्या लिया बेटा, सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, दोनों के मिलाने पे हमारा क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। क्या बना बेटा, सोडियम क्लोराइड। हमारे पास दो अभिकारक थे, लेकिन बना क्या बेटा, एक चीज बना। तो वह अभिक्रिया जहां पर दो अभिकारक हो लेकिन दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जहां पर दो अभिकारक मिलकर के एकल का निर्माण करते हैं, एक चीज का निर्माण करते हैं बेटा, वहां पे क्या होता है बेटा, संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे आओ। जैसे कोयले का निर्माण, जैसे हमारा जल का निर्माण, ये सब क्या है बेटा, इसमें दो चीजें इस्तेमाल होकर के किसी एक चीज का निर्माण हो रहा है, तो इससे हम क्या कहते हैं बेटा, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर बेटा आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बेटा तुमको लग रहा होगा यार ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या ही चीज है, क्या इसमें है बेटा, ये बात जान लो, फेस कर दे रहा हूं बेटा, इसी क्वेश्चन में कई बार परेशान हो जाते हैं। बेटा ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रिया होती है जिसमें मतलब कोई अभिक्रिया हो रही है, ये संयोजन अभिक्रिया हो सकती है, ये वियोजन अभिक्रिया हो सकती है, कोई भी अभिक्रिया हो सकती है, किसी में भी हो सकता है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कोई भी अभिक्रिया हो सकती है। इसमें बस क्या होता है कि वह अभिक्रिया, जब कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही हो तो उसमें से हीट निकले, अगर ऊष्मा मुक्त हो रही है, वह जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। क्या कर रहा है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उससे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नाम याद रखना, ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। बात एकदम से क्लियर रखना। ठीक है, यहां पर क्या, प्राकृतिक गैस का दहन,
जैसी प्राकृतिक गैस जलेगी उससे क्या निकलता है बेटा, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलता है बेटा, ऊष्मा। बेटा संक्षारण क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे एक बच्चे ने कहा सर लोहे का क्या होता है भैया, लोहे के जंग लगना, ये ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बताए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बेटा परेशान ना हो, हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, सारी चीजें रहेंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेटा क्या है कि अगर कोई अभिक्रिया में हीट निकल रही है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, ऊष्मा मुक्त होती है, तो वो हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया आती है। ये आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्या श्वसन एक ऊष्मा मतलब श्वसन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, तो बेटा श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या बेटा, श्वसन हमारी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। बात क्लियर, श्वसन बेटा हमारी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये हमारी पूरी हमारी श्वसन की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को भी याद रखना, ये अभिक्रिया भी समीकरण को संतुलित करने में आ सकती है। ये भी अभिक्रिया समीकरण संतुलित करने में आ सकती है, इस बात का ध्यान देना। ये मत सोचना कि जो तुम्हारे सिलेबस में केवल वही आएगा। फिर आता है बेटा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें दो अभिकारक एकल अभिकारक टूट जाता है, दो से दो या दो से अधिक भागों में। इसमें क्या होगा बेटा, एक चीज दो या दो से अधिक चीजों में टूट जाता है तो वहां पर वियोजन अभिक्रिया होती है। कहते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, केवल अभिकारक एक होगा, वो टूटेगा, टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उससे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अभिक्रिया। एक बात, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है बेटा, एक ऊष्मीय वियोजन, एक विद्युत वियोजन, एक प्रकाशीय वियोजन। अब ध्यान दो, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं, फिर इसकी रिएक्शन भी दिखा दूंगा। ऊष्मीय वियोजन का मतलब है कि जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, मतलब एक आला अभिकारक लिए और उसको हमने गर्म कर दिया। क्या कर दिया बेटा, गर्म कर दिया, और गर्म करने में अगर टूट गया तो ऊष्मीय वियोजन। और विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने से अगर टूट गया तो हमारा विद्युत वियोजन। और अगर प्रकाश की वजह से टूट गया, लाइट सूर्य के प्रकाश की वजह से टूट गया, तो इससे हम लोग कहते हैं बेटा प्रकाशीय वियोजन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात का ध्यान देना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। कह रहा है कि ऊष्मीय वियोजन का बेटा, जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर हो, मतलब कोई एकल पदार्थ ऊष्मा देने पर हो, मतलब कोई एक पदार्थ टूट रहा हो लेकिन हीट देने पर टूट रहा हो। जैसे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अगर हम गर्म करेंगे, इससे ऊष्मा देंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम गर्म करेंगे तो ये कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो अगर ये हीट देने पे, ऊष्मा देने पे अगर कोई वियोजन होता है तो बेटा ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अगला है बेटा विद्युत वियोजन। जैसे हमारा अगर जल है, जल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, जब जल का विद्युत द्वारा वियोजन कराया जाता है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। बेटा इसमें क्या हुआ है कि ये एकल अभिकारक था, ये दो चीजों में टूट गया। एकल अभिकारक दो उत्पादों में टूट गया है, एकल अभिकारक दो उत्पादों में टूट गया है, इसे हम विद्युत वियोजन कहेंगे। क्योंकि क्यों टूटा है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया है, विद्युत धारा का इस्तेमाल किया। और अगर कहीं पर भी तोड़ने के लिए अगर विद्युत धारा का, जैसे मान लो यहां पर शिवानी क्वीन है, नींद आ रही है, अगर शिवानी बेचारी खड़ी थी, एकल अभिकारक थी, इनको हमने करंट ऐसे छुआ दिया 33,000 वोल्ट का, जैसे शिवानी को करंट टच कराया, शिवानी के चिथड़े उड़ गई। चिथड़े नहीं उड़ेंगे यार, चिथड़े तो नहीं उड़ने चाहिए, बट मान लो चिथड़े उड़ गए तो इनका वियोजन हो गया है। तो अब जल्दी से बताओ कि शिवानी का वियोजन कौन सा वियोजन कहलाएगा। शिवानी जो क्वीन है, शिवानी क्वीन, इनको क्या बेटा अगर हमने करंट टच करा दिया, ये टूट गई, तो टूटने में इनका वियोजन क्या कहलाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से टूटी है, जल्दी बताओ क्या कहलाएगा। अगर जैसे हमारा क्या बेटा, ये बडी गेमिंग है बेचारा, इस बडी गेमिंग में हमने क्या किया, इसको धूप में खड़ा कर दिया। क्या कर दिया बेटा, धूप में खड़ा कर दिया। ये धूप में खड़े खड़े टूटने लगा, कई भागों में टूट गया। क्या बेटा, इसको हमने खड़ा कर दिया बड़ी गेमिंग को, और ये धूप में खड़े खड़े कई भागों में टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सही टूट गया, सर टूट गया। तो इसका वियोजन क्या कहलाएगा। अगर ये धूप में खड़े खड़े टूट गया तो ये क्या कहलाएगा, यानी प्रकाश की वजह से टूटा है ना ये, अगर प्रकाश की वजह से टूटेगा तो क्या कहलाएगा बेटा, प्रकाशीय वियोजन। जैसे यहां पर हमारा क्या था, ये AgCl है,
सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर हम धूप में रख देंगे, धूप में रखने पर ये दो अभिकारों को टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? दो में। तो बेटा याद रखना, अगर जब वियोजन हो, टूटने की अभिक्रिया हो, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, यानी सनलाइट में टूटे, तो क्या कहलाएगा बेटा? क्या कहलाएगा बेटा? प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? प्रकाशीय। ये आ गया है विस्थापन। मान लो सपोज दैट, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, जैसे जितेंद्र सिंह है, क्या है बेटा? एक जितेंद्र सिंह लड़का है। मान लो जितेंद्र सिंह की शादी हो गई है। क्या है? जितेंद्र सिंह की शादी हो गई है। शादी होने के बाद, या फिर मतलब कि जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह किसी से प्यार करते थे, वो है सल्फेट, और इनकी कॉपर के साथ, इनके भैया जो जिनसे प्यार करते थे उनकी कॉपर के साथ शादी हो गई। भैया ये जितेंद्र है, मान लो जितेंद्र आयरन है, और भैया जो सल्फेट थी जिनसे प्यार करते थे, और भैया ये क्या है बेटा? कॉपर है। क्या है बेटा? कॉपर। अब जितेंद्र भैया बन गया है भैया अंबानी से भी बड़ा आदमी, पावरफुल हो गया। क्या हो गया बेटा? पावरफुल हो गया। तो बेटा जानते हो ना, पावरफुल क्या करता है बेटा? कमजोर को भगा देता है। तो बेटा ये क्या कहा बेटा? देख, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इसने, आयरन ने क्या किया? इस कमजोर को, भैया पहले तो गरीब था, इसने सल्फेट ने इसको गरीब सोच के छोड़ दिया, जितेंद्र भैया जा हट, किसी काम का नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया? पावरफुल हो गया। क्या बेटा? ये पावरफुल है। इसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है। किससे? कॉपर से। Fe की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, क्योंकि Fe यानी हमारा जितेंद्र के पास पैसा ज्यादा है, और पैसे में जानते हो सब कोई बर्बाद हो जाता है। इसने सल्फेट ने कहा भाई एक काम करो कॉपर, तुम चले जाओ, यानी कॉपर को भैया इसने छोड़ दिया। कौन? सल्फेट ने। और जैसे Fe को देखा, इससे कहा फिर से तुम आ जाओ, और इसने Fe ने फिर से एक बार सल्फेट के साथ रहना शुरू कर दिया। और कॉपर बेटा यहां पे देखो मुंह लटकाए बैठा हुआ। कैसा? मुंह लटका के बैठा दिया। अब सुनो हुआ क्या? क्या हुआ कि यहां पर बेटा क्या होता है कि जब ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, वो कम अभिक्रियाशील को क्या कर देता है बेटा? विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है बेटा? विस्थापित कर देता है, और खुद उसके साथ यौगिक का निर्माण कर लेता है। मतलब यहां पर क्या हुआ? जितेंद्र ने क्या किया? अपने पुराने प्रेम, यानी जिससे वो प्रेम करता है, यानी सल्फेट से प्रेम करता था, उसने फिर से पा लिया, और कॉपर को क्या कर दिया बेटा? विस्थापित कर दिया। लेकिन क्या यह अभिक्रिया पॉसिबल है? जल्दी बताओ। क्या था? Cu है प्लस FeSO4 है। क्या यह पॉसिबल होगा? क्या यह पॉसिबल होगा? नहीं होगा। अरे भैया ये जितेंद्र अंबानी से बड़ा आदमी बन चुका है। जब ये बेटा ये जितेंद्र अंबानी से बड़ा बन चुका है, तो कॉपर कितना भी कुछ कर ले बेटा, हाथ पांव पकड़ ले कि सल्फेट तुम Fe को छोड़ दो, सल्फेट तुम Fe को छोड़ दो, तुम मेरे पास आ जाओ। वो कहेगा बेटा तुम्हारे पास क्षमता नहीं मेरे पास, तुम मेरे को रोक पाओ, तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है, और भैया इसको छोड़ दो, ये ना करना। यानी ये अभिक्रिया नहीं हो सकती, यानी दोबारा कॉपर सल्फेट के पास नहीं आ सकता है। कॉपर सल्फेट के पास नहीं आएगा। क्यों? कि जो कॉपर है ये Fe से कम अभिक्रियाशील है। तो बेटा जब कम अभिक्रियाशील होगा तो भाई बता ना, ये गरीब आदमी अमीर को हटा ही नहीं सकता, यानी इनका जो ये जो बंधन है ये टूटेगा नहीं। ये अटूट बंधन बन चुका है इनके बीच का। ये अटूट बंधन तभी टूटेगा जब Fe से पावरफुल कोई आएगा, यानी इससे ज्यादा जब पैसा वाला कोई आएगा, फिर सल्फेट की नीयत बहक जाएगी। हाँ, जैसे ही बेटा Fe से कोई पावरफुल आएगा, जैसे Fe से पावरफुल को कोई देखेगी तो ये सल्फेट की नीयत फिर डगमगाएगी, और फिर से Fe को भी लात मार के भगा देगी, और उसके साथ एक यौगिक का निर्माण कर लेगी। तो यहां पर इस बात का ध्यान देना कि क्या होगा बेटा, यहां पर इस बात का ध्यान देना कि अभिक्रियाशीलता मैटर करेगी। जितना ज्यादा अभिक्रियाशील, बेटा वो लोग गधे हैं ना, परेशान ना हो, वो तो बात करते ही रहते हैं। तो जो जितना अभिक्रियाशील वो उतना ही ज्यादा अन्य तत्वों को विस्थापित करेगा। इस बात को एकदम से दिल दिमाग में रख लो। बात क्लियर? एकदम देखो बेटा, मैं यहां पर इस वर्ड को इसलिए यूज किया है ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ, रिलेट कर पाओ। यहां पर बेटा क्या होगा पता है? यहां पर समझ लो, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है बेटा, यहां पर दोनों आयनों का लेन देन कर लेते हैं। मतलब ये मान लो एक लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये दोनों भैया साथ रात थक चुके थे। मतलब भैया Ba क्लोरीन के साथ रहते रहते थक चुका था, सोडियम सल्फेट के साथ रहते रहते थक चुका था। इसमें क्या होगा भैया, दोनों ने
नम चारों ने मिलकर बैठा, कहा एक काम करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? अदला बदली कर लेते हैं। अब क्या होगा बेटा, Ba पहुंच जाएगा सल्फेट के पास, Ba पहुंच जाएगा, ये लड़का इस लड़की के पास पहुंच जाएगा और ये लड़का इस लड़की के पास आ जाएगा। मतलब सिंपल में बात जान लो कि यहां पर क्या था, अगर इसके हिसाब से देखें, कर जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है, इसमें क्या बेटा, Ba पहुंच जाएगा SO4 के पास, Ba पहुंचेगा SO4 के पास, सोडियम पहुंचेगा क्लोरीन के पास, Ba पहुंचेगा SO4 के पास, सोडियम पहुंचेगा बाद क्लोरीन के पास। मतलब ये क्या होते हैं, Ba क्लोरीन के साथ रहते रहते थक चुका था कि मैं अब तुम्हारे साथ जिंदगी में नहीं जीऊंगा, आई हेट यू। उसी प्रकार सोडियम में कह रहा था सल्फेट, आई हेट यू। चारों भैया बैठ के बात करके काम करते हैं यार, ऐसे जिंदगी तो चलने वाली नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम अदला बदली कर लेते हैं, यानी तुम उसके पास चले जाओ, मैं इसके पास चले जाता हूं। लगता है पहले से प्लान था, खेला लगता है लड़ाई वड़ाई इसीलिए कर रहे थे, पहले से प्लान था अगल बगल जाने का। अब सुनो, Ba ये तो क्या है, इसमें जो घटक होंगे आपस में एक प्रकार से आयनों की अदला बदली कर लेंगे। यानी अब Ba जो है SO4 के पास आएगा और क्या बनाएगा बेटा, यहां पर बेरियम सल्फेट। बेटा ये नीचे थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है और यहाँ पे बेरियम सल्फेट, तो बेटा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये हमारा बेरियम क्लोराइड, इसमें से Ba जो है सल्फेट के पास आकर के BaSO4 बना लेगा, यानी बेरियम सल्फेट बना लेगा, और यहीं पर सोडियम जो क्लोरीन के पास पहुंच करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा। इसमें क्या हुआ, इस अभिक्रिया में यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया में या द्विविस्थापन अभिक्रिया में बेटा समझ लो कि दोनों ने सब चीजों को अदला बदली कर ली, दोनों को अदला बदली करके यानी एक प्रकार से नए यौगिकों का निर्माण कर लिया। यहां पर दोनों ने आपस में अदला बदली की है, इस वजह से हम क्या कहते हैं बेटा, द्विविस्थापन। यहां पर एक दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित किया है, क्लोरीन ने भी विस्थापित किया बेरियम को, सल्फेट ने भी विस्थापित किया है, यानी द्विविस्थापन हुआ है, दोनों ने विस्थापन किया है। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब आता है बेटा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बेटा बहुत अभिक्रिया, मतलब जैसे होता है ना कि कोई बहुत खतरनाक लोग होते हैं, उनका मन नहीं मानता, लो पैसा ले लो, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, ये वही वाले हैं। ये क्या बेटा, ये तब तक नहीं अभिक्रिया करते हैं जब तक इनको गर्मी बढ़ाते न चले जाओ। मतलब ये कब तक काम नहीं करेंगे, जब तक इनको ऊष्मा नहीं मिलेगी। अगर ऊष्मा मिल गई तब तक ये काम कर जाएंगे। अगर सोच देखो कि अगर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध ना हो, सूर्य का प्रकाश अगर ना हो तो क्या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी? अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी? नहीं होगी मेरे राजा, कभी भी नहीं होगी। तो कह रहा है वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या फिर शोषण होता है। यहां पे क्या बेटा, जैसे हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये हमारे क्या बेटा, ये हमारी कैसी कौन सी अभिक्रिया, कमेंट करके बताओ ये कौन सी अभिक्रिया होती है, कहां पर होती है। लेकिन इस अभिक्रिया होने के लिए सूर्य के प्रकाश यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर ऊष्मा नहीं होगी तो बेटा ये क्रिया नहीं हो सकती है। यानी वो अभिक्रिया जो संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा क्षेपी में क्या था कि ऊष्मा निकलती है, यहां पर ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। वहां पर पहले क्या था कि ऊष्मा निकलती थी ऊष्मा क्षेपी में, और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बच्चा मजा आ रही है बेटा? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत बेहतरीन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। बेटा ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। यहां पर बच्चों की बैंड बजती है। बच्चों का अगर तुम लोग के अपनी बैंड नहीं बजानी तो एकदम फोकस करके देख लेना, फोकस होकर देख लेना। अब क्या बोल रहा है बेटा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो। आय हाय हाय, एक बच्चे ने पूछा था सर ये बताइए कि यार अगर जंग लग रहा है तो जंग लगना में क्या बेटा, वो क्या होता है, जंग लगने में सिंपल में उसका ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? जब संक्षारण पढ़ेंगे तब मैं वहां पर अच्छे से बताऊंगा। इस पहले तो मैं जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सोचा कि अभी उसका मुंह बन जाएगा कि अरे सर बताओ तो नहीं है, हम जाए परेशान ना हो, हर एक चीज का जवाब मिलेगा। तो
कह रहा बेटा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन जुड़े, अगर ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन गोला बना दिया, या फिर हाइड्रोजन जो है हटे, हाइड्रोजन हट जाए, या फिर ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए, या इन दोनों में से कोई एक खेला होगा अभिक्रिया में, इन दोनों में से कोई एक चीज होगा, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, मतलब किसी के साथ, मतलब कोई अभिक्रिया थी, कहीं से ऑक्सीजन निकल के किसी में ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, किसी से ऑक्सीजन निकल के किसी में ऑक्सीजन अगर जुड़ गया, तो वहां पर बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब ध्यान दो, यहां पर बेटा था क्या? कार्बन। क्या था बेटा? कार्बन। कार्बन के साथ बेटा ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन के साथ बेटा ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जैसे ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना, यही हमारी क्या कहलाएगी बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। क्या करने लगी बेटा? उपचयन अभिक्रिया, फिर हमारी या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सिंपल में याद रखो, अगर कभी किसी तत्व के साथ या किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो सिंपल में बोल देना बेटा उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर उपचयन अभिक्रिया हो रही है। बात क्लियर? अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। बात एकदम से क्लियर रखना, ठीक है? तो यहां पर देखा कि जो कार्बन था, कार्बन के साथ क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन अगर जुड़ा है तो बेटा यहां पे क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और बेटा दूसरा हमने बोले था कि अगर हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन की कमी हो जाए किसी से, तो बेटा उसका क्या हो जाता है बेटा? उपचयन हो जाता है। यहां पे देखो, ये हमारा क्या था? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। यहां पे हाइड्रोजन क्या बेटा? सल्फर के साथ हट गया, ये किसी और के साथ चला गया, लेकिन इसके साथ से तो, सल्फर के साथ से तो हट गया हाइड्रोजन। और यानी अगर सल्फर से साथ हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है, कमी हुई है, तो यहां पर भी क्या होगा बेटा? उपचयन अभिक्रिया। क्योंकि हमने बताया था ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन हटे, इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन हो रही है तो वहां पर बेटा उपचयन अभिक्रिया होगा। बात जान लेना। एक बच्चा कह रहा सर मुझे आपका बर्थडे पता है। यार चल भाई, अच्छा है, पढ़ रहे हैं। आगे देख, कहता अपचयन अभिक्रिया। क्या कहता है बेटा? अपचयन अभिक्रिया। दो याद रखना, उसमें था कि ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे। यहां पर जस्ट अपोजिट होगा, यहां पर जस्ट अपोजिट होगा। कह रहा किसी तत्व यौगिक में हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन हटे। वहां पर क्या था कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहां पर क्या था? कॉपर ऑक्साइड था बेटा। क्या था? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट गया, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन इसके पास पहुंच गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन के पास पहुंच गया। मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन का ह्रास हो, हट जाए, तो देखो यहां पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया। यहां पे देखो बेटा ये कॉपर बचा, तो बेटा इसके साथ जब ऑक्सीजन हट जाए तो वहां पे क्या कहलाएगा बेटा? अपचयन अभिक्रिया। यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो, यहां पर भी हमारा क्या? जिंक ऑक्साइड था। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, जिंक ऑक्साइड से केवल यहां पे जिंक बचा, केवल भैया ऑक्सीजन हट चुका है, तो यहां पर भी बेटा क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया होगा। क्या होगा बेटा? अपचयन अभिक्रिया। बात एकदम से सिंपल है कि अगर ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन अगर हट रहा है किसी तत्व से या किसी यौगिक से, तो वो बेटा हमारा क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? अपचयन अभिक्रिया। अब आ गया, यहां पर हाइड्रोजन हटा है इससे, लेकिन यहां पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा भी तो है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा भी तो है। अब भैया हमने बताया था अगर ऑक्सीजन भैया हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो क्लोरीन में हाइड्रोजन की क्या हो रही है बेटा? वृद्धि हो रही है। क्लोरीन में हाइड्रोजन की क्या हो रही है बेटा? वृद्धि हो रही है। इस वजह से बेटा यहां पर क्या होगा हमारा? अपचयन अभिक्रिया। बात एकदम से सिंपल रखना, दोनों चीज का एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखे दे रहा हूं।
क्या दोनों चीज का एकदम से सिंपल, मगर ये माइंड में रख लिए कहां पे अपचयन कहां पे उपचयन बताना है कि अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन हटे, तो क्या होगा बेटा? उपचयन या फिर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या है बेटा, ध्यान देना, क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन हमारे ये जुड़े, हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हटे, तब क्या होगा बेटा? अपचयन। क्या होगा बेटा? अपचयन। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है तो बेटा उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट जाए, यानी वृद्धि और ह्रास भी हो सकते हो बेटा। वृद्धि और ह्रास इसलिए मैं नहीं लेता ताकि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मैं सिंपल में भी लिख रहा हूं, बता रहा हूं ताकि आपको समझे। अगर हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हटे तो वहां पर अपचयन अभिक्रिया होती है। क्या बेटा? अपचयन अभिक्रिया होती है। बात क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। देखो यहां पर क्या हो रहा है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन और उपचयन, अपचयन और ऑक्सीकरण जहां पर दोनों हो, ऑक्सीकरण और अपचयन जहां पर दोनों हो, एक ही अभिक्रिया में जहां पर ये दोनों चीज अगर होंगी तो वहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, जिसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और अपचयन जिसे हम रिडक्शन भी कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, दोनों अगर साथ साथ में हो तो वहां पर हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। बेटा इस अभिक्रिया को देख करके समझो कि किस प्रकार से इसमें दोनों चीज हो रही। बेटा दिमाग लगाओ, आओ ओफो आओ, देखो बेटा, ये अगर रिएक्शन को समझ गए ना बेटा, समझ जाओ कि तुम्हारा मुद्दा सॉल्व, तुम्हें रेडॉक्स अभिक्रिया एकदम से कंफर्म आ गई। ध्यान दो बेटा, इससे क्या था बेटा, ऑक्सीजन हमारा कॉपर ऑक्साइड है बेटा, इससे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है। बेटा क्या है? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर यहां पर हट रहा है, यहां पर नहीं है ना। अगर ऑक्सीजन हट रहा है, जब ऑक्सीजन हटता है तो वहां पर क्या होता है बेटा? वहां पर क्या होता है? यह हमने बताया था, ऑक्सीजन अगर हटे तो वहां पर होता है हमारा अपचयन। क्या होता है बेटा? हमारा अपचयन। तो यहां पर क्या हुआ? हमारा अपचयन। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। इस देखो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन हटा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पर क्या होता है बेटा? उपचयन होता है। क्या होता है बेटा? उपचयन होता है। यानी ऑक्सीजन का हटना हमारा अपचयन कहलाया, लेकिन यही ऑक्सीजन यहां से निकल करके हमारे इस H2O के साथ जोड़ करके जल बना दिया, तो वहां पर क्या हो गया बेटा? उपचयन हो गया है। क्या बेटा? उपचयन हो गया है। यानी अगर एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होता है तो हमारा क्या कहलाता है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। बात समझ रहे हो बेटा? बात समझ रहे हो? अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीकारक और अकारक। क्या बेटा? ऑक्सीकारक और अकारक क्या होता है बेटा? इसी चीज को सिंपल में यहां पे लिखा है कि कौन सा ऑक्सीकारक होता है, कौन अकारक होता है। ध्यान देना बेटा, इसी में मैंने दोनों चीज समझाया है। बेटा ये बात जान लो। अरे बेटा मैं चाहता हूं तो मेरा बस चले तो मैं एकदम से पूरा हर एक चीज समझा दूं। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, कैसे ऑक्सीकारक हो रहा है, कौन इसमें अकारक है, कौन उपचयित पदार्थ है, कौन अपचयित पदार्थ है। ये तो हमें पता चल गया है कि हाँ इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में दोनों चीज हो रहा है, मतलब अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है ना, दोनों चीज हमें पता है। लेकिन किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है, इसमें कौन ऑक्सीकारक है, कौन सा अकारक है। भाई ये तुम्हारे किताब में पूरी हेडिंग है, उसमें इस पूरे पैराग्राफ में अकारक ऑक्सीकारक तुम्हारे भैया जो किताब है ना उसमें लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वहां पे समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान दो, उपचयित पदार्थ क्या होता है? उपचयित पदार्थ क्या हुआ है?
इसमें जो उपचयित पदार्थ है वो है हाइड्रोजन। क्या बेटा? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका उपचयन हुआ है ना, उपचयन हुआ है, और इसका क्या हुआ बेटा? अपचयन हुआ है। क्या हुआ बेटा? अपचयन हुआ है। ध्यान दो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इस वजह से ये क्या हुआ? उपचयित है। ये कैसा पदार्थ है? हाइड्रोजन उपचयित पदार्थ है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। बेटा अपचयित पदार्थ क्या है? बेटा जिसके साथ, ये हमारा क्या बेटा? अपचयित है, क्योंकि इसका जो है इसके साथ ऑक्सीजन मतलब हटा है, इसका क्या बेटा? अपचयन हुआ है, क्योंकि इसके साथ भैया जो क्या बेटा, ये देखो, ये देखो कट के हमारा क्या बन गया? कॉपर। तो बेटा ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका क्या है बेटा? ये अपचयित है। क्या बेटा? अपचयित पदार्थ है। क्या बेटा? अपचयित पदार्थ। क्यों? क्योंकि इसी से तो ऑक्सीजन निकला है, यानी जिससे ऑक्सीजन की हमें हो, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो, जिसमें से ऑक्सीजन की कमी हो, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? अपचयित पदार्थ आएगा। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो हमारा उपचयित पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? उपचयित पदार्थ कहलाएगा। आगे ध्यान दो, ऑक्सीकारक और अकारक है बेटा। CO2, अरे CuO, ये हमारा क्या है? जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। हाइड्रोजन का उपचयन हो सके इसलिए कॉपर ऑक्साइड ने उसको ऑक्सीजन प्रदान किया। तो कहा ये बेटा जो ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन देगा उपचयन के लिए, वो क्या कहलाएगा बेटा? कॉपर ऑक्साइड ही तो ऑक्सीजन दे रहा है, तो जो ऑक्सीजन देगा बेटा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। जो उपचयन के लिए बेटा, जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। और अकारक क्या बेटा? अकारक क्या बेटा? हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। भाई अकारक क्या होगा? भैया जो जबरदस्ती, जिसने ऑक्सीजन को छीना है, जिसने ऑक्सीजन को छीना है वो अकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अकारक कहलाएगा। इसने, हाइड्रोजन ने क्या किया है? इसने मजबूर कर दिया बेटा ऑक्सीजन दे मुझको, यानी इसने क्या किया है? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के ह्रास के लिए, ऑक्सीजन की कमी के लिए, मतलब कि इससे हटाने के लिए जिम्मेदार था। अगर हाइड्रोजन ना होता तो क्या ऑक्सीजन हटता? नहीं हटता। यानी हाइड्रोजन क्या बेटा? अकारक है, क्योंकि इसने क्या किया था बेटा? इसने मजबूर कर दिया था कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होने के लिए। तो जो ऑक्सीजन के कमी के लिए, हटने के लिए उत्तरदायी था वो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा अकारक कहलाएगा। बेटा अब हमारा आ गया है संक्षारण। बेटा अगर मैंने पूरी मेहनत से, अगर तुमको लग रहा है कि हाँ सर ने पूरा डेडिकेशन के साथ, मैंने कोशिश की है कि पहली बात तो आपको कहीं पर बोर ना फील हो, बोर होने लगा था तो मैंने हंसी मजाक कर दिया था 2-4, लेकिन अगर अच्छा लगा यार तो फिर प्लीज पूरी वीडियो में बने रहना। और यार सबके सब एक बार कमेंट जरूर करना कि हाँ सर लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद अभी हमारे पास संक्षारण है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संक्षारण और विकृत गंधता दोनों बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इस बात को समझ लो। संक्षारण क्या होता है बेटा? जो धातु में जंग लगना ना, लोहे में जंग लगना, ये होता क्या है इसी को जान लो। कह रहा है संक्षारण वो प्रक्रिया होता है जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण यानी हवा, पानी, मिट्टी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके अपने मूल गुणों को खो देती है। कह रहा है संक्षारण वो प्रक्रिया जिसमें धातु, संक्षारण वो प्रक्रिया जिसमें धातु, हवा, पानी और मिट्टी, इनमें से तीनों में से किसी के संपर्क में आने पर जिसका मूल गुण होता है अपने उस मूल गुण को खो देती है। जैसे आयरन होता है, आयरन जो है वो क्या, जब उसका जंग लग जाता है उसमें, तो क्या उसमें वो गुण रह जाता है? नहीं रह जाता है, हमारा लोहा खराब हो चुका होता है। तो वही कर रहा है संक्षारण। मुख्य कारण क्या होता है बेटा? अगर ऑक्सीजन वहां पर पाया जा रहा है, धातु के आसपास ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्यादा हुई, नमी या पानी की उपस्थिति ज्यादा हुई, वायु प्रदूषण हुआ, लवण यानी नमक की उपस्थिति हुई, या फिर टेम्परेचर में बदलाव हुआ, इन सभी के कारण से, इन सभी की उपस्थिति के वजह से ही बेटा संक्षारण होता है। अगर इनमें से कोई उपस्थित है तो बेटा वहां पे संक्षारण जरूर होता है। आगे आता है प्रक्रिया कैसे होता है? कैसे होता है? इसमें धातु क्या करते हैं बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन को खो देती है।
बेटा एक बात यहाँ पे जान लो, इलेक्ट्रॉन को खोना भी हमारा क्या कहलाता है, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है बेटा, हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। इस बात का भी ध्यान देना। ये इलेक्ट्रॉन वातावरण में मौजूद तत्वों जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में धातु का रूपांतरण उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या अन्य यौगिक में हो जाता है। मतलब जो हमारे जैसे आयरन था ना, वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा, धातु ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, तो जो ऑक्साइड था ना उसमें बदल जाएगा। जैसे लोहे पर जब जंग लगना क्या कहलाता है बेटा, आयरन का ऑक्साइड बदल जाना, आयरन का ऑक्साइड में बदल जाना। तो बेटा ये क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। हीरे में हरी परत चढ़ जाना, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे बेटा, संक्षारण होना। चांदी का काला पड़ जाना, जैसे मम्मी लोग जब चांदी खरीद कर आती बहुत चमकता रहता है एकदम से, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो खराब हो जाता है, उसका रंग डल पड़ जाता है। या फिर सिंपल से आप देख लो, लाइक आप लोग भी शायद लड़की होगी तो पहनते होंगे, लड़के नहीं, खास करके वो जो तांबे के बर्तन यूज होते हैं, या फिर आप लोग क्या तांबे की चीज पहनते हो, हाथ में कड़ा पहनते हो, तो वो भी धीरे धीरे समय के साथ क्या होते हैं बेटा, उनका रंग डाउन पड़ने लगता है, तो उसी को संक्षारण कहते हैं। एल्यूमिनियम पर सफेद परत चढ़ जाना, आपके घर में अगर एल्यूमिनियम का भगोना होगा, अगर कुछ दिन अगर यूज ना करो ना, तो उसके अंदर मतलब अजीब तरह से एक परत चढ़ जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। कैसे बचा सकते हैं बेटा, पेंट करके। अगर आप अपने लोहे को घर से भेज, गेट आता, गेट नया नया लगता है, खिड़की लगती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, पेंट करते हैं ना। पेंट करके हम लोग बता सकते हैं, तेल या ग्रीस लगा करके, जस्ती का लेप चढ़ाकर यानी गैल्वेनीकरण करके। बेटा जब क्लास 12 में जाओगे ना, तो इसके बारे में ढंग से पढ़ोगे। या फिर कैथोडिक संक्षारण मिश्र द्वारा मिश्र धातु का उपयोग करके, या फिर नमी से बचाव करके, नमी से बचा करके भी हम लोग वस्तु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। बात क्लियर, बात क्लियर। लिम्बर राम पटेल, बेटा क्या समझ नहीं आ रहा, बेटा सुनो, ये मैं थोड़ा सा डीप में बता रहा हूं, बट इतना है ही नहीं तुम्हारे में। जो संक्षारण क्या बेटा, सिंपल समझ लो, संक्षारण क्या है, जब कोई धातु ऑक्सीजन या हवा या पानी के संपर्क में आती है तो वो अपने मूल गुण को खो देती है, इससे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, जैसे लोहे पे जंग लगना, तांबे की हरद पे पर चढ़ना, तांबी का काला पड़ना, एल्यूमिनियम पर सफेद पर चढ़ना, ये सब क्या बेटा हमारा संक्षारण है। हम इसकी उदाहरण बता देंगे। तुम एग्जाम में इतना ही लिखना जितना मैं बता रहा हूं बेटा, इसको तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं बेटा। ये तुम्हें बेटा ये मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप में है, अगर थोड़ा सा समझो तो मैं इसको समझा देता हूं बेटा। जैसे क्या है, कोई एक्चुअल में संक्षारण होता क्या है, ये तब होता है जब कोई धातु अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, अब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण कर ले। कोई धातु जैसे हमारा आयरन है, आयरन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और त्यागते ही उस ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन को हमारा ऑक्सीजन ग्रहण कर ले, और ग्रहण करने के बाद क्या कर लेगा, वो आयरन ऑक्साइड बना लेगा। क्या कर लेगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा। और जैसे ही आयरन ऑक्साइड बनेगा, उससे हम कहेंगे बेटा वो वस्तु संक्षारित हो गई है। उसी को इस भाषा में लिखा। वो बेटा इसको ज्यादा डीप में जानो। यहाँ पे क्या कि धातु को जब वो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने में ऑक्साइड बना सकता है, या हाइड्रोक्साइड बना सकता है, या अन्य यौगिक में हो जाता है। तो बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, इन तरीकों से करके, इन तरीकों से हम लोग उसको बचा सकते हैं। बेटा ये थोड़ा आगे की चीजें हैं, क्लास 11th में जानोगे, बट ये सिंपल सी चीज है कि अगर हमें नमी से बचाना है तो बेटा हम क्या करेंगे, अगर हमें संक्षारण से रोकना है कि वस्तु संक्षारित ना हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, नमी से दूर रख देंगे, पेंटिंग से कर देंगे, पेंट कर देंगे, या फिर तेल या ग्रीस लगा करके भी हम बचा सकते हैं। बेटा एक बार फिर से कह दे रहा हूं, तुम जितने बच्चे यहां पर 100 से प्लस बच्चे लगातार जो बने थे ना, कह दे रहा हूं गारंटी के साथ कह दे रहा हूं यार, बहुत मेहनती बच्चे हो। आगे देखो बेटा, आगे देखो बेटा क्या है बेटा, अब कह रहा है कि विकृत गंधता। बेटा कह रहा है एक प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ विशेष रूप से तेल और वसा युक्त, मतलब जो तेल और ये सब चीजें होती हैं बनेगी, ये समय के साथ धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। उनके साथ क्या होता है बेटा, उनमें से एक खराब सी गंध आने लगती है, महकने लगता है, उसका स्वाद और टेस्ट होता है खराब होता है। जैसे सब्जी आज बनाओ और उसको परसों खाओ, क्या टेस्ट आएगा, मजा आ जाएगी ना। मान लो जैसे यहां पर क्या है, राहुल कुशवाहा, ये राहुल कुशवाहा आज सब्जी बनाए, कहा हम एक आज ना खा भाई, ये हमका आज नहीं माना, एक हम परसों खाएंगे, तो बताओ उसका टेस्ट कैसा होगा, मजा आएगी क्या, इतना गंदा टेस्ट होगा कि क्या ही बताएं।
तो उसी को कहते हैं बेटा विकृत गंधिता कहते हैं। परिभाषा, विकृत गंधिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें वसा और तेल ऑक्सीकरण के कारण विघटित हो जाते हैं, जिससे दुर्गंध और खराब स्वाद आता है। बेटा यहां पर विकृत गंधिता में भी क्या होता है कि यहां पर भी ऑक्सीकरण हुआ करता है। इसको आदमी लाइटली लेता है, सिंपल में बोल देता है कि बस यहां पे ये कहता है हवा के संपर्क में आने की वजह से बस खराब हो जाता है। होता क्या है एक्चुअल में, जो वसा फैट होता है और जो ऑयल होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, ऑक्सीकरण कर लेते हैं। और ये इस ऑक्सीकरण की वजह से ही वो वस्तु खराब हो जाती है। क्या खराब, वस्तु उससे खराब महक आती है। कारण क्या बेटा, ऑक्सीकरण, हवा में मौजूद ऑक्सीजन वसा अणुओं से प्रतिक्रिया कर लेती है, उनसे रिएक्शन कर लेती है। क्या कर लेती है, ऑक्सीकरण हो जाता है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन क्या करती है, वसा अणुओं से प्रतिक्रिया कर लेती है। फिर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस प्रक्रिया को तेज करता है। अगर कोई तुमने सामान बनाया है उसको धूप में रख दो तो धूप में रखने पर वो अभिक्रिया तेज हो जाएगी और आपकी सब्जी और जल्दी खराब हो जाएगी। इसी वजह से ठंडी जगह पे अगर रख देते हैं तो वहां पर ये अभिक्रिया एकदम से धीमी पड़ जाती है। आगे कर रहा है ताप, उच्च तापमान संक्षारण को बढ़ावा देता है। नमी, पानी की उपस्थिति भी इस प्रक्रिया को तेज कर देती है। किसको भैया, विकृत गंधिता को। तो बेटा यार आज पूरा टॉपिक अब हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। यार देखो मैंने तो पूरी कोशिश की है आपको इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे शायद ही मैंने एक भी छोड़ा हो, और लगभग समीकरण को संतुलित करने की एक एक विधि, एक एक क्वेश्चन का सारा प्रैक्टिस करा दिया है। तो यार मुझे पता कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं थोड़ा सी बार वीडियो फिर से देख लेना। और यार कल तो कोई नहीं, बट यार आज अगर मैं कह दे रहा हूँ जितने बच्चे हो यार सबके समय कमेंट करके बताना कि क्लास कैसे लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हुई तो जरूर बताना। साथ में जो मैंने इसमें होमवर्क दिया है उस होमवर्क को जरूर से जरूर सॉल्व करना। और बस इसी प्यार के साथ जैसे आज थे वैसे ही हम लोग इस प्यार को बरकरार रखेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।